फ्रेंड्स नमस्कार। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ, दोस्तों, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। हेलो। जी। कुछ लोग जुड़ रहे हैं। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले आपका जो मिशन बीपीएससी परिवार है उसको आभार कि आपने ऐसे कार्यक्रम को आयोजित किया जिसमें हम लोग कुछ बात कर सके। अभी की जो चर्चा है अगले आधे घंटे 45 मिनट के आसपास या 1 घंटा भी जा सके, ये चर्चा जो है वो 66 बीपीएससी मेंस को लेकर के हैं। तो जो लोग मेंस दे रहे हैं उन्हें तो मदद मिलेगी ही, पर साथ ही साथ जिन लोग को आगे भी कभी देना है तो उनको भी इससे काफ़ी मदद मिलेगी। स्टार्ट हम करें दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले अभी रिजल्ट आया है 66 बीपीएससी का। जो प्री के रिजल्ट्स के परिणाम हैं उस पर काफ़ी चर्चाएं हो चुकी हैं, उस पर मैं बहुत समय नहीं लूँगा। बस उस पर कुछ ये कहना चाहूँगा कि कई ऐसे कारण थे जिसके चलते कट ऑफ बढ़ा। कुछ कारण पब्लिक डोमेन में बहुत चर्चा का विषय नहीं है क्योंकि उसके लिए और एजेंसीज हैं, लेकिन जो कारण चर्चा में है उसमें यह रहा कि कोरोना के दौर में एग्ज़ाम के चलते कई सारे कंपटीशन बढ़े। एक नंबर 2, लगातार बीपीएससी एग्ज़ाम्स के चलते भी एक इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। नंबर 3, यूपीएससी वाले लड़के भी एग्ज़ाम दिए। और भी बहुत सारे कारण हैं, थोड़ा सा पेपर का हल्का मॉडरेट होना, वो सब कई कारण पड़े। पर ये एक लंबा विषय, इसके लिए हम लोग भी नहीं बैठे हैं। हम लोग मूलतः बात करने के लिए आए हैं 66 बीपीएससी मेंस को लेकर के कि क्या हमारी रणनीति हो। आप सब जानते होंगे डेट 5 तारीख से है। जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि 5 तारीख, 6 तारीख और 8 तारीख को पेपर है। 5 और 6 में सामान्य हिंदी और आपका जीएस का खंड रहेगा। उसके बाद से आपका जो 8 तारीख को है वो आपका ऑप्शनल का पेपर है। दोस्तों, आज होली का दौर है, अभी छुट्टियां हैं। उसके बाद से हालांकि पढ़ाई जो बच्चों करना है वो पढ़ाई ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं। अभी ध्यान इस बात को देना है कि कैसे आप अपनी पढ़ाई को करें कि मेंस में बेहतर कर सके। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा उस एग्ज़ाम्स के माहौल से। जब आपका संभवतः अगर 5, 6 और 8 को एग्ज़ाम हो जाता है तो क्या स्थितियां रहेंगी, तो आप वहीं से अपने आप को सोचें कि किस तरीके से 5 तारीख को सामान्य हिंदी है। तो आप सब जानते हैं जो सामान्य हिंदी, हाँ संदीप जी, पेपर लीक भी एक कारण हो सकता है, पर उस पर हम लोग कुछ अलग से बात करें। और अभी हम लोग थोड़ा सा मेंस की बात कर लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। उस पर हम लोग का आखिर में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मूल बात ये है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा, अगर किसी को अगली बार देना तो वो भी इस बात को समझें कि कैसे अपने बात को प्लान कर सकें कि जब आपका पेपर होगा उस समय में आप बहुत कुछ नहीं सोच पाते हैं, तो क्यों नहीं पहले से सोच करके रखें कि सपोज डेट अगर 5 तारीख को सामान्य हिंदी है, या तो उसी दिन GS1 लिया या अगले दिन GS1 लिया और फिर उस दिन 2 भी ले लेगा, तो किस प्रकार से उस एग्ज़ाम्स के आसपास की आपकी तैयारी होनी चाहिए। और नंबर 2 ये बात कि किस तरीके से आप अपने आप को अभी से उस एग्ज़ाम तक को ले जाएं ताकि आपका स्कोर बेहतर जा सके। मेंस की बात हो, आप जानते हैं कि जो मेंस है उसमें 600 मार्क्स का आपका जीएस है, 300 नंबर मार्क्स का आपका ऑप्शनल है। बहुत ज़रूरत है कि आप उसको बहुत बेहतर से करें। तो कुछ हम इसी पे बात करें। जैसे ऑप्शनल से स्टार्ट करें कि ऑप्शनल जो है वो 1 दिन के गैप पर होगा, जिसमें कि आप पाएंगे कि 6 प्रश्न लिखने, चाहे आपका ऑप्शनल कोई भी हो, इधर आप कोई भी ऑप्शनल हो, उस पर मैं वो निर्णय आपने कर लिया होगा। और जो लोग आगे करेंगे उसमें कुछ पॉपुलर विषय हैं, जिसमें आप जानते होंगे बिहार में जो जीएस में, बिहार में आपका LSW पॉपुलर में रहा है, ज्योग्राफी रहा है,
हिस्ट्री रहा है, सारे विषय रहे। ऑप्शनल आप सबने चुनाव कर लिया है जिनको 66 देना है। जो आगे कोई सुन रहे हो तो अपने अनुसार से चुनेंगे, वो उनकी अपनी मर्जी पर, कभी अलग चर्चा हो जाएगी। मैं थोड़ी सी कंक्रीट बात कर लूँ कि अभी से आप कैसे करें कि आपका ऑप्शनल बेहतर जा सके। फ्रेंड्स, जीएस का पेपर 2 जब दे करके आएंगे तो उस दिन का शाम का वक्त और अगले दिन का आपके पास वक्त मिलता है, और उसमें आपको अभी से ऐसा सोच करना कि कैसे आप ऑप्शनल बेहतर। तो जो सामान्यतः अच्छे बच्चे करते हैं कि आपके पास जो आपका ऑप्शनल है उसका सिनॉप्टिकल नोट्स बना होना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप सबसे पहले अभी से ही आप लास्ट ईयर्स के प्रश्न पत्र को उठाएं और ये देखें कि कहां से ज्यादातर 4 खंड हैं। एक आपका एंशिएंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है और वर्ल्ड है। तो इसमें आप पाएंगे कि इन सभी में जो खंडों में कुछ टॉपिक्स रेगुलरली पूछे जाते हैं। वैसे आप ज्योग्राफी में कर सकते हैं, एलएसडब्ल्यू में कर सकते हैं, आपका कोई भी ऑप्शन हो तो आप सिलेबस को उठाएं। उसके बाद से सिलेबस के साथ ही आप लास्ट ईयर्स के पेपर को उठाएं। जैसे मैं हिस्ट्री में बोलता हूं कि अगर एंशिएंट में कोई स्टूडेंट हड़प्पा, वैदिक, गुप्त काल का गोल्डन एज वाला सवाल, मेडिवल में 3 पार्ट होते, उसी में से एक अर्ली मेडिवल में पल्लव, चोल आर्ट, सामंतवाद, अलाउद्दीन खलजी, भक्ति, औरंगजेब और मराठा, ये टॉपिक्स। वैसे ही मॉडर्न में आपका इकोनॉमिक हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस जैसे कि आपका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ और नेशनल मूवमेंट से कुछ क्वेश्चन अच्छे से कर ले। वर्ल्ड में आप टारगेटेड वे से पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 कर ले। तो ये 12-15 क्वेश्चंस को बेहतर से करते हैं तो वो इजिली 6 में से संभवतः 3 से 4 क्वेश्चंस को इजिली कर सकते हैं और 2 क्वेश्चन का मैनेज हो जाएगा। सारी की तैयारी नहीं करिए दोस्तों, आपका कोई भी ऑप्शनल हो, आप कुछ टॉपिक्स को अच्छे से सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आपको बार बार पढ़ने की दोस्तों जरूरत है। ये आप ध्यान दीजिएगा। मैं ऑप्शनल में यही कहूंगा कि आप अभी से ही जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट लगते हैं उसको अब बुक से ना पढ़ें बल्कि नोट्स तैयार कर लें। नोट्स तैयार करके उसका एक सिनॉप्सिस बना लें। सिनॉप्सिस मतलब होता है जैसे कि कोई टॉपिक है, उस टॉपिक के क्या क्या आयाम हो सकते हैं, उन आप आयामों को बांटिए और 1 से 2 पेज में, मतलब या 1 पन्ना कहें या 2 पेज कहें, आप उसको तैयार कर लें और उस तैयार करके लास्ट के 1 या जो 1.5 दिन का जो गैप रहता है उसमें आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। ये दोस्तों बहुत ज़रूरत है। अगर आपको आगे भी एग्जाम देना है तो आप अभी से भी जो पढ़ते, जो 67 का मेंस देंगे, जो लोग वो भी सुन रहे हो, प्लीज़ आप सिनॉप्सिस बना लें 1 से 2 पेज का, और वो एग्जाम में काम आएगा। खासकर पॉपुलर टॉपिक, चाहे वो बीपीएससी का हो, यूपीपीएससी का हो, कुछ सवाल आईएएस के भी हों, लगभग बदलते नहीं है। समझदार लोग पहले से तैयार कर लेते हैं और जिसको आपको एग्जाम के समय काम आ जाता है। तो मैं ऑप्शन में वही कहूँगा, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर निकाल करके, सिलेबस को निकाल करके, कुछ टॉपिक्स को सेलेक्ट करिए, उसका कंक्रीट निकालिए, उसको बनाइए और बार बार उसको दोहराइए। ऑप्शनल पढ़ने का मैं सलाह दूंगा कि आप अपने पढ़ाई की शुरुआत दिन भर अगर है तो सबसे पहले आप अपने ऑप्शनल की पढ़ाई करें। उसके बाद चूंकि ऑप्शनल आपका फिक्स और 300 नंबर का है, उसमें भी आप जानते होंगे कि 200 प्लस नंबर आ रहे हैं। जैसे मुझे 63वीं का ही मार्क्स का है कि मैं जिस विषय से जुड़ा हुआ एक इतिहास में भी मेरा विषय रहा, पढ़ाता भी हूँ, तो उसमें 223 नंबर जो फर्स्ट रैंक तो मेरे स्टूडेंट नहीं है, लेकिन जैसे हमारे स्टूडेंट में कृष्ण कुमार जी थे, उनको भी DYSP मिला, उनके 201 नंबर थे। एक मृत्युंजय थे, उनके 190 प्लस थे। ऐसे कई ऐसे स्टूडेंट्स के अच्छे नंबर आए। तो कोई भी आपका विषय हो वो आपका विषय है, उसमें बेहतर है कि आप अगर पहले से छांट करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा नंबर कैसे आए, आप लोग जुड़ सकते हैं उसमें। लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स के पेपर लीजिए कि देखिए कि कैसे वो लिखते हैं। तो ये ऑप्शनल की बात रही, जिसको आपका जो भी ऑप्शनल हो आप तैयार करें लिमिटेड टाइम में। प्लीज़ अभी वो समय नहीं है कि आप बुक्स को पढ़ें, आप कोई भी अच्छा नोट्स पढ़ लें और उसको यूज करें। इसका मैटर का अभी आप नोट्स बनाने के चक्कर में दोस्तों नहीं रहे तो आपको समय बर्बाद होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी जीएस की। जीएस 600 नंबर का और मैटर करता है।
अभी अगले 2 महीने या प्लस में क्या आप तैयारी कर सके, या जो बच्चों को आगे देना है वो भी अभी शुरू आपसे कैसे बाने। जिन लोग का प्रीलिम्स नहीं हुआ वो लोग भी मेंस को ही पढ़े। मैं सबको कह रहा हूं कि अगर अक्टूबर में पीटी है, जिनका जो लोग भी सुन रहे हैं, तो आप अभी 1-2 महीने मेंस को पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेंस की अच्छी तैयारी से भी आपका जो समझ बनता है उससे आपको पीटी के स्कोर को बढ़ाने में मदद मिलती है, और फिर आप जून वगैरह से पीटी में भरपूर लग जाएं। और मैंने कहा भी है कि आप पीटी में करंट अफेयर्स को शुरुआत से ही पढ़ें, खूब रिगरसली पढ़ें, बिहार स्पेशल को भी शुरुआत से पढ़ें, जो पोर्शन आपके बेहतर से उसमें कोई गलतियां नहीं, उसका बात का ध्यान दे। पर चलिए उस पर पीटी की चर्चा अलग से रहेंगी। अभी बस ये है कि आप जो मेंस का अगर जीएस प्रयोग कर रहे हैं तो वो कैसे कर सके। जीएस में देखिए क्या है, आप पिछले बार का देखे होंगे 63 का जो मार्क्स आया, 200 प्लस भी 218 तक पेपर 1 में हाई गया था, और पेपर 2 में 198 सुन रहे थे जो आ गया था। 60 से बस हमारे खुद एक स्टूडेंट हैं असलम दानिश जी, वो भी बिहार शरीफ में हैं, उनको बिहार वित्त सेवा मिला था, दिल्ली में उनसे पढ़े थे, उनके 209 मार्क्स पेपर 1 में थे। तो हमने बात की कि कैसे, तो उसमें सिर्फ डीआई ही नहीं था बल्कि उनके हिस्ट्री और सब पार्ट्स में अच्छे मार्क्स आए थे। तो जो लोग 66 दे रहे हैं वो लोग तो विशेषकर सुने, पर जिनको नहीं देना वो भी आप जरूर सुने, आगे काम आएगा। कि जीएस को माइन्यूटली देखिए तो जीएस में एक प्रकार का 16 प्रश्नों की लड़ाई है, 8 प्रश्न पेपर 1 के और 8 पेपर 2 के, और इन 16 पर अगर कोई 16 को टारगेट करके अगर हर प्रश्न के अनुसार की अपनी की प्रॉपर रणनीति बनाएगा तो वही अच्छा कर पाएगा। जैसे आपने देखे होंगे कि अभी पीटी में हुआ था कि स्कोर हाई गया, फिर भी कई लोग के पास हुए। हम उस सकारात्मक पहलुओं पर देखें, और जो पहले है वो चर्चा का विषय वो चलता रहेगा, उसके लिए कई सारे ऑप्शंस है, उस पर आप जाएं और हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन जैसे मेंस में भी आप आ जाइए कि 16 में हम 16 को कैसे बेहतर कर सके। आइए इसको थोड़ा देखते हैं। पेपर 1 में 3 क्वेश्चन इतिहास का है, 3 क्वेश्चन करंट का है, 2 क्वेश्चन डीआई का है। पेपर 2 में 3 पॉलिटी का है, 3 ज्योग्राफी इकोनॉमी का है, और 2 आपका साइंस टेक का है। अगर इसकी प्रवृत्ति में देखिए कि हम क्या क्या श्योर शॉर्ट कर सकते हैं, तो उसको आप 3 पार्ट में बांट सकते हैं। एक तरफ में आप रखें हिस्ट्री और पॉलिटी, जिसमें 3 और 3 6 क्वेश्चन है। एक पार्ट में आप रखें डीआई, जिसमें 2 क्वेश्चन है, और एक पार्ट में आप रखें 8 क्वेश्चन, जो कि वर्सेटाइल है, चेंजेबल है, डायनेमिक है। 3 उसमें करेंट के हो जाएंगे, 3 इसमें ज्योग्राफी इकोनॉमी के हो जाएंगे, और 2 आपके साइंस टेक के हो जाएंगे। कोई कहे कि हम आईआर करंट डॉटेड हैं वही आएगा, सब कोई गारंटी नहीं है। सेम इकोनॉमी में भी है कि किस एंगल से पूछ रहा है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, या साइंस टेक में भी किस डायनामिज्म से क्वेश्चन पूछता है। हाँ, हालांकि बीपीएससी का कुछ हम लोग टॉपिक से चर्चा भी करेंगे भी, जो कि गेस वर्क हैं, उससे घुमा फिरा के वही सब क्वेश्चन आते रहते हैं। अब इसी में 3 कैटेगरी में कैसे पढ़ें। सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप हिस्ट्री और पॉलिटी को ध्यान दें दोस्तों। जैसे मैंने कहा कि सबसे सुबह की पढ़ाई की शुरुआत है तो 2 घंटा अपने ऑप्शनल को पढ़े, और उसके जस्ट बाद से आप उसके बाद से जीएस में हिस्ट्री पॉलिटी को देखें, और उसमें भी हिस्ट्री पहले थी फिर पॉलिटी। एक प्रकार से पॉलिटी जो है वो मॉडर्न इंडिया का ही अगला सेक्शन है। जैसे कि हिस्ट्री पढ़ना अभी समय लिमिटेड है, मैं आप सबको सलाह दूंगा कि अभी वो समय नहीं कि मैं बुक्स की बात करूं कि आप बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी का वॉल्यूम भर ले आर्ट एंड कल्चर के लिए, या स्पेक्ट्रम से, या बिपिन चंद्र वाली बुक, या सुमित सरकार से पढ़े। तो ये अभी मुझे पॉसिबल है, आपका पढ़ा हो तो उसको दोहराए। अभी आप एक बेहतर नोट्स लाएं हिस्ट्री का, किसी का भी हो, हर आदमी अपना ही अच्छा कहेगा कि मेरा अच्छा है, पर वो आपको निर्णय करना है कि मैं ही कहूँगा या आप करें। आपको जिसका अच्छा लगे उसको पढ़ें, या जिससे पढ़े हुए हैं। उसमें मैं 2 पार्ट में हिस्ट्री को बांट ले। एक पार्ट अपना बना ले जो कि बहुत गारंटेड है कि आने की पूरी संभावना है, 3 ही प्रश्न लिखने हैं। सबसे पहले हिस्ट्री में आप कला से है तो इस बार के लिए गारंटेड है, गारंटेड नहीं वर्ड बोलेंगे, बहुत चांसेस हैं, पटना कलम पेंटिंग चॉइस 1 बनाए। दूसरा चॉइस में मौर्य कला को रख सकते हैं। ट्राइबल मूवमेंट भी दूसरा इस बार आना लगभग तय है, तो उसमें एक बिरसा मुंडा के चांसेस हैं। कैटेगरी 2 में आप उसमें संथाल को रख सकते हैं। तीसरा आपके बाद उसके बाद रोल ऑफ बिहार इन नेशनल मूवमेंट वाले पार्ट में 1942 आजाद दस्ता जो सवाल है उसके चांसेस हैं। अगर आपने पटना कलम, बिरसा मुंडा और आजाद दस्ता वाला कर लेते हैं तो इस 3 में से तीनों भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकता है। सपोर्ट के लिए मौर्य कला भी, इधर से आप आपका संथाल भी, और तीसरा अदर भी। इसके अलावा ओवरऑल पढ़ाई दोस्तों करें। जैसे हिस्ट्री को 6-7 खंड में बांट सकते हैं। एक कला,
दूसरा जनजातीय आंदोलन, तीसरा आपका किसान आंदोलन, चौथा जो है वो आपका शिक्षा प्रेस की भूमिका, पांचवा राष्ट्रीय में बिहार की भूमिका, छठा व्यक्तित्व, और सातवां जो आधुनिक भारत आधारित जो अदर क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेकिन आप लिमिटेड टाइम में जो पहले फिक्स उसी को पढ़ें, जैसे पटना कलम और मौर्य कला को अच्छे से तैयार कर लें, पाल कला को देख ले, किसी कारण से रिपीट कर दे, या एक ओवरऑल बिहार की कला या जो कला की प्रवृत्तियां होती है धर्म से जुड़ा हुआ या कुछ उन प्रवृत्तियों को थोड़ा ध्यान से देखने का प्रयास करें। वैसे ही जनजाति में भी बिरसा को अच्छे से तैयार करें, संथाल को भी देखें, और एक बार ओवरऑल देखें कि भारत में ट्राइबल मूवमेंट्स की क्या स्थिति रही या बिहार में भी क्या स्थिति रहे। जैसे हम लोग देखते हैं कि बिहार में संथाल 1855-56 या बिरसा मुंडा 1895 से 1900 पूछता है, पर उसकी जो श्रृंखला है 1790 के दशक से स्टार्ट हो जा रहा है। तो आप उसमें वहीं से देखें कि कैसे तमार रिवोल्ट है, फिर चेर रिवोल्ट है, फिर हो है, कोल है, उनमें किस प्रकार का डेवलपमेंट है, या ओवरऑल जो राष्ट्रीय स्तर पे जो विभिन्न आंदोलन है, चाहे उड़ीसा का पाइक और खोंद हो या बंगाल में जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, एक कंपेरेटिव टाइप से भी देखें। बट दो पार्ट में मैं कहूँगा, एक फिक्स वाला कला का 2, पटना कलम मौर्य कला, जनजाति का 2, बिरसा संथाल, उसमें बिरसा प्रायोरिटी 1, जैसे एग्जाम के दिन दोहराना हो तो पटना कलम दोहरा ले, बिरसा दोहरा ले, 1942 दोहरा ले, एग्जाम के पहले दोहराना हो तो अदर भी दोहराए। तो ये आप पैटर्न को अपनाएं, सिर्फ एक बढ़िया नोट्स बना लें, मुश्किल से 10-12 टॉपिक बनते हैं, जो ये मैटर करता है, यानी कि हिस्ट्री ऐसी हो जाएगा नहीं दोस्तों। इतिहास में 31 मार्क्स भी आए हैं 63वीं में, और कुछ लोग के 18 नंबर भी आए हैं, और शायद 16 भी आए होंगे, पर हमको जो 18 तक पता चला और 31 पता चला। तो ये बहुत ज़रूरी है कि 13 नंबर का अंतर एक प्रश्न में आना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो मैं सबको सलाह दूंगा कि जो दे रहे हैं उसको गंभीरता से ले, जो आगे ही पढ़ते वो भी बेहतर से ले। जैसे अब कला का ही आंसर ही है, तो कैसे अच्छी शुरुआत हो सकती है, कैसे उसके बीच में आप आरेख बना करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, कैसे अच्छा निष्कर्ष लिख सकते हैं, तो ये मैटर करता है। तो जैसे आप कला ही लिखते हैं, पटना कलम ही है, तो पटना कलम एक रीजनल पेंटिंग है। अब सवाल में ट्विस्ट कर सकता है कि 18वीं सेंचुरी में जो रीजनल पेंटिंग्स डेवलप्ड हुए हैं उस प्रक्रिया में पटना कलम की बात करें, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि कैसे राजस्थानी में कोटा शैली, बूंदी शैली है, जिसमें देखते हैं कि एक शैली में निहाल चंद जैसे चित्रकार है जिसकी पेंटिंग्स का मोनालिसा पेंटिंग से उनकी तुलना की जाती है। तो आप इस बात को ध्यान देंगे तो पाएंगे कि आप जैसे पटना कलम के जितने आयाम हो सकते हैं उनके स्तर पे देखें। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि अगर आपको पेंटिंग पढ़ना हो तो एक तो भूमिका और एक निष्कर्ष आप लिखते हैं, बीच में आप देख सकते हैं कि वो पेंटिंग जो है किस कालखंड का है। जैसे पटना कलम 18वीं सेंचुरी का है। नंबर 2 उसके एरियाज क्या है, पटना और आसपास के एरियाज हैं। नंबर 3 उसका स्टाइल कैसा है, तो मिक्स स्टाइल है। फिर 4-5 बातें हो सकती हैं कि किस पर पेंटिंग है, किसका पेंटिंग है, पेंटिंग्स का निर्माण कैसे है, कैसे कलर्स हैं और कौन कौन से कलाकार हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स के आधार पे पटना कलम को आप बात कर सकते हैं। जैसे किस पर पेंटिंग है, तो पटना कलम मेनली जो है कागज पर है। किसका है, तो उसमें आप जानते हैं कि प्राकृतिक दृश्यों का है, कुछ मानव का है, पशु पक्षियों का चित्रण है। कैसे पेंटिंग जो है वो सबसे बड़ी विशेषता है। नॉर्मली पेंटिंग्स में पहले आरेख बनाया जाता है, फिर उसकी कलरिंग की जाती है। पटना कलम में आरेख और कलरिंग की प्रक्रिया साथ साथ चलती रहती है, जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। जैसे मधुबनी पेंटिंग अपने नेचुरल स्टाइल के लिए पॉपुलर है, कलर्स के लिए पॉपुलर है, वैसे ही पटना कलम जो है वह दोस्तों अपने निर्माण पद्धति, जिसको कजली स्याही पद्धति भी कहते हैं, उसके लिए पॉपुलर है। उसके बाद से कैसे कलर्स और कहाँ कहाँ से कलाकार, जिसमें आप सेवक राम से लेकर के आगे ईश्वरीय प्रसाद तक को आप देख सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि चीज़ें फोकस्ड रहें। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि पटना कलम को आप 10 पॉइंट का फॉर्मूला रख लें कि हम एक भूमिका लिखेंगे, एक निष्कर्ष लिखेंगे, चूँकि आपके पास 40 या 50 लाइन्स एग्जाम में लिखने के लिए है, और आपके पास मुश्किल से 20-22 मिनट है, बहुत ज़्यादा 25 मिनट तक जा सकते हैं। ज़्यादा जाएंगे तो आपका DI का समय खराब कर देगा या करंट का समय खराब कर देगा। तो बी कॉम्पैक्ट एंड बी फोकस्ड। तो ऐसे रखें। समय लिमिटेड, मुझे बहुत सारी बातें करनी है दोस्तों, और चाहूँगा कि 45 मिनट 1 घंटे में ख़त्म करूँ। तो आप हिस्ट्री में मैं कहूँगा कि एक बढ़िया स्टैंडर्ड का नोट्स, और किसका वो अपने से चुने, चूँकि इसमें मैं नहीं बोल सकता हूँ, नहीं तो एक पब्लिक फोरम है। बट ऑब्वियसली है कि मैं अक्सर बोलता हूँ कि एक लिखता भी हूँ, फेसबुक भी डाला हुआ कि हाउ टू राइट अ गुड आंसर, वो आप देख लीजिएगा अच्छे उत्तर कैसे लिखें। तो उसमें मैंने पहला लाइन लिखा है कि मुख्य परीक्षा में सफलता सिर्फ अध्ययन और ज्ञान नहीं है,
बल्कि प्रामाणिक अध्ययन और उसका परीक्षा उपयोगी प्रस्तुति है। प्रामाणिक का मतलब होता है कि जो आप कंटेंट लिखने जा रहे हैं वो कितना हद तक उन बुक्स आधारित है जिन बुक्स पे मूल्यांकन दोस्तों होता है। ये बहुत मैटर करता है कि वो कौन मूल्यांकन कर रहा है। जैसे आप हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री में बहुत सारे सोर्सेज हैं और कई सारे सोर्सेज आप यूज कर सकते हैं। मैं भी सीखा ही हूँ। और जैसे अभी सर्वेश्वर को प्रणाम, और सर्वेश्वर हमारे सीनियर हैं, बहुत अच्छे टीचर भी हैं और सार्थक की बहुत अच्छी किताबें भी आती हैं। तो सार्थक किताबें हैं, वो बहुत अच्छे कंटेंट के लेवल पर आता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका छात्र प्रयोग करते हैं और हम सब एक परंपरा में हैं जो एक दूसरे से सीखते भी रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सब लोग इस बात को ध्यान रखें कि आप ऑथेंटिक स्टडी करें, चाहे वो इतिहास का हो या किसी विषयों का हो। फिलहाल इतिहास में आप नोट्स का प्रयोग करें और भी अच्छी अच्छी किताबें हैं मार्केट में। जैसे मैंने अभी कहा, सार्थक वाली भी किताब बहुत अच्छी है। और भी कोई किताब लगी वो आप देखें, उसमें मैं नहीं बोलूँगा कौन सा पढ़ें, वो आपके अपने निर्णय हैं। इधर पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी के भी 3 क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण हैं। मैं पॉलिटी में कुछ गेस्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको शेयर कर लूँ। 5-6 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आप कर लेंगे तो मुझे संभावना है कि उससे आपके तीनों के तीनों क्वेश्चन आ जाएंगे। आप नोट कर सकते हैं। एक दोस्तों फंडामेंटल राइट्स को फिर से आप देख के जाएं, फंडामेंटल राइट्स जरूरी है। नंबर 2 डीपीएसपी को साथ उसको जोड़ते हुए फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी, थोड़ा सा गवर्नर को आप देख लें। उसके अलावा न्यायपालिका, केंद्र राज्य संबंध, पंचायत, चुनाव और बिहार और भारत की राजनीति में जाति वर्ग की भूमिका। अगर ये आप 6-7 टॉपिक कर लेते हैं, लाइक रजनीश जी को भी नमस्कार, रजनीश जी जुड़े हैं। रजनीश सर की बिहार की बड़ी अच्छी किताब है। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद से डीपीएसपी, आपका राज्यपाल, न्यायपालिका, केंद्र राज्य संबंध, उसके बाद पंचायत, चुनाव और फिर उसके बाद से जाति वर्ग की भूमिका। ये 6-7 टॉपिक करके जाए दोस्तों, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। इसके अलावा अदर को बस देख करके जाए। लास्ट ईयर्स के प्रश्न पत्र पे आप देखेंगे तो अदर्स में बड़ा फिक्स रहता है। इसके बाद अगर आपको करना हो तो अब जो लास्ट ईयर्स के आए हुए उसको ध्यान से देखें, आपको इजीली मिल जाएगा। बस पढ़िए, 6-7 अच्छे से करिएगा। तो हिस्ट्री और पॉलिटी में जो मैंने टॉपिक्स बोले, चाहे वो कला का 2 क्वेश्चन, जनजाति का 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1942 पर, उसके बाद से आप पॉलिटी मैंने बोला कि फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, राज्यपाल, न्यायपालिका, केंद्र राज्य संबंध, पंचायत और चुनाव और जाति वर्ग की भूमिका, इन सबको ध्यान से बने, अच्छे से नोट्स बना ले। कंटेंट के लेवल पे अभी बहुत भागे नहीं, आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शन हैं, अच्छे अच्छे नोट्स दोस्तों है। और जिसको पॉलिटी गेस्ट धर्म प्रकाश जी, मैंने फिर से बोला फंडामेंटल राइट्स को मैं कहूँगा कि फिर से देख लीजिएगा। डीपीएसपी, उसके बाद आपका राज्यपाल, केंद्र राज्य संबंध, पंचायत, चुनाव और जाति वर्ग धर्म भाषा की भूमिका वाला जो टॉपिक बिहार पूछता है उसको जरूर करके जाए। ये 6-7 टॉपिक मुझे महत्वपूर्ण लगता है, और न्यायपालिका भी तो कर ले, चूंकि पॉलिटी और हिस्ट्री अच्छे से करेंगे वो काम हमेशा करता है। कैटेगरी 2 में दोस्तों डीआई की बात है। डीआई में मैं बात कहूँगा कि डीआई की जो पढ़ाई है वो रेगुलर रखें। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन है, लास्ट ईयर क्वेश्चंस के बेस पर आप देखें तो आप पाएंगे कि साउंड नहीं आ रहा। क्या कोई बताए साउंड आ रहना चाहिए? हाँ, कोई बताए अगर साउंड आ रहा तो वो ओके करके बोल दे दोस्तों। चलिए, किसी को साउंड आ रही है, हमारी आवाज आ रही है? चलिए, कोई हेलो लिख दे या साउंड आ रही है लिख दे ताकि हम समझ सके। चलिए, तो यहाँ पे आप पाएंगे कि कैटेगरी 1 मैंने बोला हिस्ट्री पॉलिटी, तो कैटेगरी 2 में डीआई की बात करूंगा। डीआई में 53वीं से बदलाव आए हैं। डीआई किसी का आवाज आ रही है, थैंक यू धर्म प्रकाश जी। तो उसमें तो इसमें आप पाएंगे कि डीआई में बिना कोई बेवजह तनाव लिए हुए, डीआई में जिनका एवरेज भी अगर वो प्रैक्टिस करते हैं तो करीब तक पहुंच सकते हैं। कुछ मैं सुझाव दूंगा जो मुझे अच्छे बच्चों से मिलता है कि 4 प्रश्न हैं। सबसे पहले तो ये चुने कि कौन कौन सा आपसे बनने वाला है।
पहले चुनाव कर ले। अब डीआई में है कि सबसे पहले किसको स्टार्ट कर ले, तो डीआई में जीएस में पहला स्टार्टिंग आप डीआई से कर सकते हैं, जितना बने उतना बनाएं और फिर समय ना बर्बाद करें, और फिर सेकंड नंबर पे आप हिस्ट्री को लिखें, और फिर थर्ड नंबर पे ही आप करेंट को लिखें। अब डीआई में क्या है दोस्तों, ये ध्यान देना कि डीआई में पहले चारों प्रश्न को देखिए, जो कई बार आदमी फंस जाता है कि कौन से बन सकते हैं। कई बार पहला बनने लगेगा 3 दिक्कत हो जाएगा, तो चारों में देखें कि कौन आपसे बनने वाला है एक, फिर ये चुनाव करें कि उस 4 में से जिस आपने चुना है उसमें कौन कौन बन सकता है। तो बड़ा टैक्टिकल चुनाव करना है, उससे आप बहुत करीब तक जा सकते हैं। उस समय अद्भुत का प्रदर्शन ना करें, जो कई बार कई लोग का डीआई बर्बाद भी कर देता है कि हम पूरा बना ही लेंगे, 72 पाना, ऐसा नहीं है। एक दो उसके पार्ट छूटते हैं तब भी आपके अच्छे स्कोर आ सकते हैं, आप 60 नंबर पे भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले 4 में से 2 को चुनिए, फिर उस 2 में से देखिए कि उसके जो 4 खंड हैं हर प्रश्न के, उसमें आप कौन कौन बना सकते हैं। इसके लिए शुरुआत से अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास का सबसे पहला तरीका है कि आप लास्ट ईयर्स के 53 से प्रश्नों को बनाए रेगुलर, हर दिन शाम के बाद का 1 घंटा बना ले, ग्रुप में बना लें और प्रैक्टिस करें। डीआई का बेस्ट फॉर्मूला है कि आप प्रैक्टिस करें। मुझे लगता है कि प्रैक्टिस अच्छा, इसमें कोई उपाय नहीं है। एक, प्रैक्टिस में लास्ट ईयर्स का प्रश्न पत्र सबसे बढ़िया है। एक नंबर 2, कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे कि जो यूपीएससी के आए हुए सवाल थे, जो उसमें स्टार्ट्स पूछता था, उसमें जो डीआई वाला जो एक आध बार आता था, औसत का सवाल या अनुपात का सवाल, उसको आप दोस्तों देख जी जरूर सिद्धार्थ जी, मैं करंट पे आऊंगा, तुरंत आ जाऊंगा थोड़ा सा डीआई के जस्ट बाद। तो यूपीएससी का भी जो क्वेश्चन में जो आप पाइएगा कि जो एवरेज वाला सवाल या कुछ ऐसे सवाल मुझे दिखे कि जो आंकड़े बदल के पूछा हुआ था। एक तो बीपीएससी के सवाल 53 से, नंबर 2 यूपीएससी के सवाल, और नंबर 3 कोई भी स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज हो, आप अपने मन से समझें। मैं क्योंकि कोई लड़वा नहीं सकता है, इसमें कहना कि हमारा लड़ जाएगा, ये सब बेकार की बातें हैं। उसको आप फॉलो अप करें, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो करवाते हैं, सबका आप देखें, लेकिन जो ऑथेंटिक लोग हो उस पर ही ध्यान जाए, जिनका एक्सपीरियंस बढ़िया हो। और उन सब के लिए बहुत समान, मैं थोड़ा बहुत वोकल रफ बोलने वाला आदमी था पहले, बहुत सॉफ्ट बोलता हूँ, लेकिन जो अच्छे हैं उसका बहुत आदर करता हूँ। चाहे पटना में ही, दिल्ली में ही, सभी जो अच्छे लोग, उनका बहुत नमन रहता है। और सारे अच्छे लोग जो काम कर रहे हैं वो सब स्टूडेंट्स के हित में हैं। सबका बहुत नमन और बहुत उनका अभिवादन, प्रणाम कि वो सब आप सबको हेल्प करते हैं, हम भी शायद कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। और आप अपने बल पे अच्छा करेंगे तो डीआई में बस यही लास्ट ईयर्स पेपर, यूपीएससी का भी थोड़ा डीआई देख लीजिएगा जो आया हुआ है, और कुछ अच्छे लोगों के जो डीआई के प्रैक्टिस सेट्स उसको बनाए, फायदा करेगा। हिस्ट्री और पॉलिटी सिर्फ नोट्स, डीआई में आपका प्रैक्टिस। डीआई शाम के समय का रखें, सुबह सुबह ऑप्शनल, देन हिस्ट्री पॉलिटी शाम का। बीच का जो समय दोपहर से शाम या 7-8 बजे तक का जो समय है, उसमें आप करंट पे आ सकते हैं। मैं करंट के खंड में आना चाहूंगा। मैं एक इंटरनेशनल करंट भी आता है और एक नेशनल करंट भी आता है। जो नेशनल जो करंट है वो आप पाएंगे कि उसकी चर्चा पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस टेक के साथ की जा सकती है। और इधर जो इंटरनेशनल करंट है वो मैं अलग से बात कर रहा हूं। इस पर भी आने से पहले थोड़ी सी मैं बात कर लूं, जो अदर चीजें हैं जिसमें करंट भी है और ट्रेडिशनल भी है, वो आपका है ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस टेक वाला पहलू। अब बीपीएससी के प्रश्न पत्रों को देखिए। ज्योग्राफी में एक प्रश्न आता है, कई बार वो भी नहीं आता है, वो भारत के भूगोल पर है, और लगभग आपका एक लिमिटेड एक पैटर्न दिखता है। जैसे आप लास्ट ईयर्स के पेपर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि 3-4 टॉपिक आप ठीक से कर लें। एक भारत का जो प्राकृतिक विभाजन है, जो फिजिकल डिवीजन है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। फिजिकल डिवीजन में चाहे वो प्रायद्वीपीय भारत का महत्व वाला सवाल हो, या वनों का जो महत्व है, या जो हिमालय का महत्व है, ऐसे सवाल का होना, एक पार्ट रखें, इसको अच्छे से तैयार कर लें। इसके लिए 11th-12th वाले एनसीईआरटी भी काफ़ी है, या किसी के अच्छे नोट्स हो तो। नंबर 2 आप पाएंगे कि उसी में मॉनसून रिलेटेड बातें हैं, उसकी चाहे जो भी कार्यवादी पद्धति है, ये जो नवीन संकल्पनाएं हैं और उसका जो उपयोग है, या आपकी कृषि और सबसे, उस पर सवाल का ट्रेंड रहा है 2। तीसरा जो है जल संसाधन भी एक बड़ा इशू है। जल संसाधन को लेकर के, जो जल संसाधन का कैसे उपयोग हो सके, या जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लेकर सवाल हैं, चाहे वो नदी जल बंटवारा का हो,
या आपका इंटरलिंगेबल बॉर्डर का मामला हो। उसी तरह से आप पाएंगे कि जो मिट्टी का सवाल है, मिट्टी का अपरदन का हो, मिट्टी का संरक्षण का हो, और फिर थोड़ा सा खनिज उनिज के बारे में। तो ये जो 6-7 जो है भारत का प्राकृतिक विभाजन, उसका महत्व, मॉनसून, मृदा, वन, खनिज वगैरह जो इश्यूज हैं, उन्हीं पर हूबहू सवाल आपको पूछा जाता रहता है। मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी बेहतर से कर ले, किसी का एक अच्छा नोट्स कर ले तो काफ़ी रहेगा। इकोनॉमी में 5 जो उंगलियां हैं, यही 5 बातें रहती हैं। एक बुक भी मैं प्रीफर करना चाहूँगा, आप अगर पेपर ध्यान दें, 56 से 59वीं और 60 से 62वीं, एक बहुत पॉपुलर बुक है मिश्रा पूड़ी। कभी ध्यान से देखिएगा, मिश्रा पूड़ी की हूबहू लाइनें आपको दिख जाएगा प्रश्न पत्र में। तो ऐसी कुछ बुक्स और कुछ सोर्स ऐसे हैं जिसको मुझे लगता है कि प्रयोग किया जाता है। दावा में नहीं कहूँगा जो मैं आयोग का न तो मेंबर हूँ तो कोई, लेकिन ऐसा मुझे कई इसमें पता चलते रहता है, और आप सब को कुछ सलाह दूँ तो शायद फायदा कर, तो मुझे अच्छा लगेगा कि सर ने सही दिया। जैसे असलम दानी जी के 209 नंबर आए 60 से 62वीं में, बड़ी खुशी हुई। उन्होंने DI भी अच्छे बनाए थे और उनके हिस्ट्री और करंट में भी अच्छे मार्क्स आए होंगे, तो बड़ा अच्छा लगता है। किसी के भी आए होंगे तो मैं आपको रिफर करूंगा कि मिश्रा पूड़ी की जो लाइनें हैं दोस्तों और जो टॉपिक्स हैं, वो मुझे महसूस हुआ कि उसको प्रेफर BPSC करता है। ऐसे सब अच्छा है। कई अच्छी अच्छी किताबें हैं इकोनॉमिक्स में। रमेश सिंह बहुत पॉपुलर, तो मुझे कुमार सर्वेसर की किताबें बहुत अच्छी लगती है, और बहुत गंभीर अच्छी अच्छी किताबें हैं। तो 5 टॉपिक मैं बोलूँगा, और उसमें कुछ गेस्ट भी है कि BPSC फिक्स है कि आप जनसंख्या, गरीबी एवं बेरोजगारी, कृषि, उसके बाद से आपका उद्योग और प्लानिंग, ये 5-6 टॉपिक कर लें तो हमेशा कुछ सवाल आ जाएंगे। जैसे इस बार के लिए भी जनसंख्या पूरा इंपॉर्टेंट है, चाहे उसको स्किल डेवलपमेंट से पूछे, डेमोग्राफिकल डिविडेंड के नाम से पूछे। दूसरा जो आपका है निर्धनता, बेरोजगारी के भी चांसेस हैं अभी कोरोना पोस्ट कोरोना के दौर में, इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो है वो आपका नियोजन का मामला, हर तरह से नियोजन को, प्लानिंग को पहुंचे। इस लड़ाई में नहीं पड़ना है कि ज्योग्राफी वालों का, इकोनॉमी वालों को, चाहे ओरिजिनल प्लानिंग का मामला हो या मल्टी लेवल प्लानिंग का मामला, उसको ओवरऑल रूप में पढ़ें। तो आपका जनसंख्या, निर्धनता, बेरोजगारी और नियोजन को भी हर लेवल पे लास्ट प्रश्न को देखते हुए। और चौथा कृषि को बहुत स्तर पे पूछता है BPSC, चाहे वो कृषि का प्रकृति हो, उसकी समस्या और उपाय को आप करंट से जोड़े कि जो आय को दुगना करने की बात है, या जो भी आत्मनिर्भर भारत वाले में जो प्रयास किए गए हैं हाल के बजट में, बिहार का और इंडिया के बजट में, सर्वे के बजट में जो प्रयास किया गया, उन सबको ध्यान दे। उसी की प्रक्रिया में जो उत्पादकता का पहलू है, उत्पादकता का पहलू समस्याओं पे भी है, और उत्पादकता को बेहतर करने की बात उसके सुझाव में भी है। तो आप कृषि एज अ होल तैयार करें, कृषि का ओवरऑल प्रवृत्ति क्या है, उसके बाद से कृषि में जो समस्याएं हैं, उसके जो उपाय हैं, समस्याओं में कम उपज BPSC अक्सर पूछता है। उसी प्रक्रिया में चाहे जो हरित क्रांति का पहलू है, सब्सिडी का पहलू है, कृषि के जो खाद्यान्नों के वितरण का सवाल है, उसके संरक्षण का सवाल है, इन सभी पहलू को एक ओवरऑल कृषि को तैयार कर ले, एक चरणबद्ध प्रक्रिया से। मैं तो सोचता हूँ जो एक सामान्य लहजे में, एक एज स्टूडेंट, जो मैं इकोनॉमिक्स का विशेषज्ञ नहीं हूँ, पर यहाँ पे सामान्य ध्यान होता है कि आप जीरो से सोचे तो लगेगा कि चलो भाई, एक जैसे कृषि में ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमी भी है और साइंस टेक भी है। जब मिट्टी की बात करें तो ज्योग्राफी का विषय होता है, जब उसी उत्पादन के बाजार से जोड़ते हैं तो आपको इकोनॉमी का विषय होता है, उसमें जब टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो साइंस टेक का विषय होता है। कृषि हर टॉपिक में पढ़ना है, तो उसको आप उस रूप में देखें, ओवरऑल हर प्रक्रिया से देखें कि कैसे मिट्टी की स्थिति है, मिट्टी में कैसे उससे उत्पादन हो रहा है। तो हर स्टेज भाई सवालों को ले तो बड़ा बेहतर रहेगा। हम लोगों ने जो अपने नोट्स तैयार किए उसमें उस बात का प्रयोग किया है कि चीज़ें एक सामान्य लहजे में वो कैसे सरलतापूर्वक हो सके। जैसे हमको तो टॉपिक ही पढ़ना है, अब सीधे कृषि का कोई विपणन पढ़ेगा तो दिक्कत दोस्तों आती है। पहले हमें जाने कि एक जीरो के लेवल से कि किस प्रकार की मिट्टी की अवस्था है, मिट्टी की अवस्था के आधार पर ही उत्पादकता की स्थिति उससे जुड़ी हुई है, और उत्पादकता की प्रक्रिया और उसके उत्पादकता का जो क्वालिटी कैसा है वो भी विपणन व्यवस्था को और खाद्य संरक्षण व्यवस्था को दोस्तों प्रभावित करेगा। तो सारा चीज इंटरलिंक्ड है, इस बात को ध्यान से रखें। तो मैं कृषि में कहूंगा कि प्रकृति, समस्या, उपाय, कार्यक्रम, उसी में उत्पादकता के पहलू,
उसी में हरित क्रांति, सब्सिडी, कृषि विपणन, खाद्य संरक्षण और उस पर जो ग्लोबलाइजेशन का जो प्रभाव है उन सब को आप जोड़ने का प्रयास करें, एक ओवरऑल कृषि को रखें। तो फाइनली जनसंख्या, उसको आप स्किल से जोड़े और कई चीज़ जोड़े, डेमोग्राफिकल डिविडेंड से जोड़े। नंबर 2 निर्धनता, बेरोजगारी और विभिन्न नए कार्यक्रमों से जोड़े, पोस्ट कोरोना या अभी कोरोना दौर चल भी रहा है। नंबर 3 प्लानिंग का, हर तरह का मामला, प्लानिंग का क्या उपयोग है, अभी क्या प्लान्स में किए जा रहे हैं। नंबर 4 एग्रीकल्चर को ओवरऑल, और नंबर 5 में थोड़ा सा उद्योग को ग्रामीण उद्योग या लघु उद्योगों से जोड़ना, कुछ पॉपुलिस्टिक बातें जो अभी WTO की जो चीज़ें हैं ये सबको देखे, या कुछ अभी करंट के इशूज़ हो। अब आते हैं साइंस टेक वाले पार्ट में। साइंस टेक में 7-8 बिंदु होते हैं। अगर BPSC की बात करें, मैं इस बार के लिए कहूँगा 3 टॉपिक करके जाइए, बड़ी मदद मिलेगी। आप इन्वायरमेंट को अच्छे से करके जाइए, एनर्जी को अच्छे से करके जाइए, और तीसरा थोड़ा बायोटेक को देख लीजिए। मुझे लगता है इन 3 टॉपिक्स में से 2 सवाल आ जाएंगे। ऐसे ओवरऑल सबको भी देखिए, लेकिन ये 3 को टक्कर, इन्वायरमेंट, एनर्जी और बायोटेक। इन्वायरमेंट में फिक्स रहता है जो आपका इशू है प्रदूषण का क्या है, उसके उपाय क्या हैं, उसके प्रभाव और उपाय क्या हैं, उसको करंट से जोड़ते हुए। दूसरा जो है ग्लोबल वार्मिंग का इशू, कभी उसमें ओजोन डिप्लेशन भी अलग से पढ़ते थे, पर आजकल सब जुड़े हुए हैं, और उस पर एक व्यवस्थित तैयार आप कर लें। तो इन्वायरमेंट का इशू ध्यान रखिएगा, इस पर चांसेस बहुत ज़्यादा है इन्वायरमेंट से कोई सवाल जोड़ने का। इन्वायरमेंट को कोरोना फेज से कुछ जोड़ते हुए या इन्वायरमेंट के उपाय जोड़ते हुए। नंबर 2 जो है एनर्जी का, एनर्जी में 2-3 ही क्वेश्चन आता है, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी के जोड़ के पूछे उसकी समस्या या उसका क्या महत्व है, या दूसरा जो नॉन कन्वेंशनल में जो भी संभावनाएं उसको जोड़ते हुए, और तीसरा एक और है कि वेस्ट मैनेजमेंट को एनर्जी से जोड़ना, क्योंकि कचरा प्रबंधन से ऊर्जा भी एक बड़ा इशू है दोस्तों। ये पैटर्न आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो 3 चीज को ध्यान दें, नाभिकीय ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा, और तीसरा कचरा प्रबंधन से ऊर्जा। इन तीनों को ट्रेडिशनल और करंट को जोड़ते हुए तैयार कर लें। जैसे कि इन्वायरमेंट में प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, बायोडाइवर्सिटी, उसको थोड़ा सा इकोनॉमी के डेवलपमेंटल प्रोसेस से जोड़ते हुए, जैसे वो मिश्रा पुरी वाली बुक में दिया हुआ है कि पर्यावरण आर्थिक विकास और चैप्टर जो दिए हुए हैं, तो वहाँ पर भी BPSC का ट्रेंड बनता है। तो ये 2 टॉपिक, और तीसरा मैंने कहा बायोटेक का भी चांसेस बन रहा है, चाहे बायोटेक में मिलनी जो एग्रीकल्चर में जो बायोटेक का प्रयोग है, चाहे वो जैविक कृषि हो, जैव तकनीक जो भी हो, और स्वास्थ्य में जो जुड़ाव है, उन सब को जोड़ते हुए सवाल की संभावना है। तो 3 टॉपिक मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा थोड़ा सा आप देख सकते हैं नॉर्मली स्पेस को क्या डेवलपमेंट रहा, क्या यूज, पेपर रिपीट कर जाता है, IT का क्या टेक्नोलॉजी में यूज है, और थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में। दोस्तों मैं अपनी बातों को कंपाइल्ड करूं, हमने GS को 3 कैटेगरी में बांटा। एक हिस्ट्री, पॉलिटी, जिसमें फिक्स क्वेश्चन है, उसको अच्छे से नोट्स तैयार कर लें, मैं तो कहूँगा रट भी लें। जैसे कई ऐसे लोग सफल हैं हम लोग के बैचमेट्स में जो अच्छे UPSC में निकाले। पवन जी अभी हैं, प्रेसिडेंट भवन में 102 रैंक लाए थे, 2005 बैच में IAS थे, और बहुत सारे लोग हैं और जो साथ पढ़ते थे आज हैं। और मैं मानता हूँ कई जगह पे रटने की बड़ी भूमिका होती है। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी में अच्छे नोट्स मिल जाए, उसको आप हर एंगल से लिखना सीख लें। जैसे पटना कलम ही है तो उसको क्षेत्रीय शैली से जोड़ के देखना। पिछली बार पाल कला में हम लोगों ने किताब निकाला था, बिहार समग्र नाम से, उसका पहला पेज में लिखा होता कि पाल कला की विशेषताएं और बौद्ध धर्म से उसका क्या जुड़ाव रहे। लोग बोलेंगे कि तो सर संभावित था, चूंकि पटना मौर्य कला को पूछा था, ठीक था, लेकिन उसी पैटर्न पे उसमें आंसर लिखा गया था, तो कई बच्चों को बड़ी मदद दोस्तों मिल गई। और ऐसे भी उन आलोचनाओं से कोई मतलब नहीं है, वो उसी में बिजी रहेंगे, जीवन उनका चलते रहेगा। वो हमेशा 2 वर्ग होते हैं, जो किसी की मेहनत को कुछ भी कभी नहीं अप्रिशिएट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी अपनी जीवन है, खूब शुभकामनाएं, इसी में अपना समय बर्बाद करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो मैं फिर से कहूँगा कि आप हिस्ट्री और पॉलिटी में एक बेहतर अच्छे नोट्स रखें। बुक के लिए पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है, इधर आपको रमेश प्रसाद जी वाली बुक है, सार्थक वाली किताब बहुत अच्छी है, और भी अच्छी किताबें मैं किसी ने अपनी मौका मिला तो बहुत चले, ऐसा नहीं है, आप कोई भी रखें, पर जो चीज़ें अच्छी हैं उसको कह सकता है आदमी। लेकिन एक अभी नोट्स का दोस्तों समय है, एक ऐसा नोट्स जो बहुत करंट ओरिएंटेड हो, जुड़ा हुआ हो, उसको अपग्रेड किया हो, नए सवालों की प्रस्तुति से आपका समय बच जाता है। क्योंकि आपको बनाने का समय नहीं है, आपको बना बनाया हुआ मिले, उसको आप अच्छे से याद करें,
भरपूर लेखन करें, आपकी सफलता सुनिश्चित दोस्तों हो जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हिस्ट्री में 3 टॉपिक को बहुत अच्छे से, पटना कलम पेंटिंग, बिरसा मुंडा और 1942 राजा दस्ता, 3 मस्ट रखिएगा। वो एग्जाम के एक दिन पहले भी दोहरा लीजिएगा, जो आप सिनॉप्सिस या क्रक्स बनाए रहेंगे। उसको सपोर्ट में कला में एक और टॉपिक मौर्य कला, इसमें जनजाति में एक और टॉपिक संथाल, और इधर एक और टॉपिक थोड़ा 1857 को भी ओवरऑल लुक में। लेकिन हिस्ट्री को भी, इसके अलावा अदर पार्ट को भी ओवरऑल देख के जाए, पूरा कला को पढ़ के जाए, चूंकि वो फिक्स एरिया है दोस्तों। और मैं शुरू में बोला था कि 31 नंबर तक भी आया है, अच्छा लिखे तो 27, 28, 29 तक भी नंबर आएगा, और गड़बड़ाइएगा तो 21 या 20 भी नंबर आएगा। और चूंकि आपका इंटरव्यू सिर्फ 120 नंबर का दोस्तों रहता है, तो आजकल फाइट है कि हर 16 क्वेश्चन में बेहतर से बेहतर के लिए प्रयास किया जा सके। आप चुनिए कि कौन सबसे बेहतर परफॉर्म कर सकता है, उसका आप मार्गदर्शन ले। ऐसे चुनाव आपका है, उस पर कोई बोलना नहीं है, वो आप निर्णय करें नहीं करें। तो हिस्ट्री में, पॉलिटी में फिर वही बात मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो मुझे लगता है जो इंपॉर्टेंट में, कि इस बार के लिए डीपीएसपी बड़ा महत्वपूर्ण है, राज्यपाल भी महत्वपूर्ण है। डीपीएसपी, राज्यपाल, न्यायपालिका 3 हो गए, केंद्र राज्य संबंध, पंचायत चुनाव 6 हो गए, और 7वां जाति वर्ग की जो भूमिका वाला सवाल है। ये 5-6 टॉपिक 7 टॉपिक कर लीजिए, आपको 2 से 3 सवाल मिल जाएंगे। इसके अलावा जो अदर टॉपिक है उसको आप ठीक से जाए, चाहे वो मूल ढांचा वाला मुद्दा हो, प्रस्तावना हो, मूल कर्तव्य हो, ये सब हल्का सा देख के जाए। लेकिन ये 5-6 डीपीएसपी, राज्यपाल, न्यायपालिका, केंद्र संबंध, पंचायत चुनाव और जाति वर्ग की भूमिका, इसको अच्छे से करके जाएं। खूब बढ़िया नोट्स हो। मैं इसमें एक तो सलाह दूंगा कि आप एनसीईआरटी 11th 12th वाले की जो लैंग्वेज है उसको यूज करें। एक लक्ष्मीकांत की बातों को भी यूज करें। जो इन टॉपिक्स पे जो अच्छी किताबें हैं, जिसको आप पब्लिक एड में, पॉल साइंस में भी पढ़ते हैं बच्चे, उनके भी लैंग्वेज को दोस्तों आप यूज कर सकते हैं। तो ये बड़ा फायदा दोस्तों करेगा। कुछ सोर्स में आप देख सकते हैं, सार्थक की भी अच्छी किताब है, आप प्रयोग करें। और भी अच्छी अच्छी किताबें हैं, आप कोई प्रयोग करें। मैंने कहा कि हम जुड़े हैं तो इसलिए बोले, लेकिन और नहीं तो किसी का अच्छा नोट्स मिले जो अपडेटेड हो तो उसका भी प्रयोग करें। अभी समय नहीं है नोट्स बनाने का, बना हुआ पकड़े, लिखने का समय। जैसे पीटी स्मरण का चीज है, इंटरव्यू आत्मविश्वास का चीज है, तो आपका जो मेंस है वो राइटिंग का विषय है। ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। फिलहाल हिस्ट्री पॉलिटी मैंने बोला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थी। स्ट्रेटजी रहेगा कि सबसे पहले सुबह में ऑप्शनल पढ़ ले, उसके बाद से जो ऑप्शनल भी आपका फिक्स है, उसके लगभग चीजें आपको आती रहेंगी, वही लिखिएगा। उसके बाद से आप हिस्ट्री पॉलिटी का स्थान देने वाले, आपने 8 बजे से 11 तक ऑप्शनल पढ़ा। उसके बाद से हाँ, इकोनॉमिक्स के लिए नलीन जी मैं प्रयास करूंगा कि आप मेरे व्हाट्सएप पे जिन लोग को अगर प्रॉब्लम हो तो मैसेज करेंगे, सिर्फ जिनको मेंस देना हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज करें, प्लीज़ कॉल मत करें, मैं उठा नहीं पाऊंगा, फिर मेरी आप आलोचना करेंगे। 8292782228 उसमें आप मैसेज करिएगा। मैं यथासंभव उनको ज़रूर मेंस में मदद करने का प्रयास करूंगा। कुछ ग्रुप से जुड़वा दूंगा जिसमें कि आपको कुछ डायरेक्शन मिलता रहे। या जैसे इकोनॉमिक्स में जो सुशांत चंचल जी थे, वो मेरे स्टूडेंट नहीं है पर मेरे के स्टूडेंट के फ्रेंड हम लोग से जुड़े हुए हैं, तो उनका मैं नंबर दिलवा दूंगा। और ये उनसे आप हेल्प लीजिएगा। अजय जी ने कोई मैसेज किया, सब फालतू है कोचिंग वाले की, जो भी है ठीक है, आपको शुभकामनाएं अजय जी। ये जो जरूर फालतू ही मानिए, कोई बात नहीं, आप सबको शुभकामनाएं। आप इसी में बिजी रहें और आगे बढ़ें। इसी में दोस्तों सबसे पहली बात है कि नलिन जी आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं सुशांत जी का नंबर दे दूंगा जो फर्स्ट रैंक लाए थे 56 से 59वीं वाले में, सॉरी 60 से 62वीं में। वो आपको जरूर इकोनॉमिक्स में मदद कर देंगे। 8292782228 मेरा व्हाट्सएप नंबर से मैसेज कीजिएगा, मैं उनसे आपको नंबर दे दूंगा, वो आपको मदद कर देंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स, तो हिस्ट्री सबसे पहले सुबह ऑप्शनल, देन हिस्ट्री पॉलिटी, उसके बाद से दोपहर के बाद से जो करंट वाली चीजें हैं वो आप करें। करंट में इंटरनेशनल और नेशनल में और इंटरनेशनल में बात तुरंत करूंगा। और फिर उसके बाद से रात के समय में 8-9 बजे 7 बजे आप आराम से आप इस बात का प्रयोग करें कि आप प्रैक्टिस करें। आप प्रैक्टिस करें जिसमें कि आप प्रैक्टिस में आप ध्यान देंगे कि आप
DI की प्रैक्टिस करें, जैसे मैंने बताया आपको। तो अभी समय में अब एक करंट के पोर्शन पे थोड़ी सी मैं चर्चा कर लूँ। नेशनल करंट में जैसे पॉलिटी की बात करेंगे तो आप सब हर टॉपिक को आप देखें। जैसे आप सबसे शुरुआत में देखते हैं आर्टिकल 1 to 4 संघराज्य क्षेत्र का मसला है, तो उसमें नए राज्य का निर्माण जो है वो करंट के टॉपिक्स होते हैं। सिटीजनशिप में जो NRC CA का मुद्दा है वो आपका मुद्दा इंपॉर्टेंट दोस्तों होता है। तो आप पाएंगे कि जो करंट के इश्यूज हैं, जो अखबार के हैं या जो मैगजीन्स के हैं, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हैं। तो उस पर मैं एक जो हम लोग एक ग्रुप बनाए हुए हैं जिसमें कि कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनका उसमें कोई शुल्क नहीं है, जिनको मेंस दे रहे हैं। उस ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। मैं राहुल जी और जो भी लोग हैं मैं फेसबुक पे डाल दूंगा, और उसमें आपको कम से कम गेस्ट क्वेश्चन और कुछ बार इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि सर सब कुछ ऐसे ही कर दिया, तो ये भी संभव नहीं है। हम लोग साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं और निश्चित रूप से हम लोग का प्रोफेशन है तो उसमें आएंगे, पर इतना मदद जरूर कर सकते हैं कि आपको गेस्ट क्वेश्चन मिल जाए, कुछ चीज़ों में आपको हेल्प मिल जाए। उसको आप कुछ लोगों के लिए वो प्रचार का पक्ष होगा, कोई बात नहीं, आपकी अपनी मर्जी है। पर मैं ऐसा ग्रुप बना रहा हूँ जिसमें कि आपको जुड़ जाएगा। जो लोग कुछ में भी नहीं जुड़ना चाहें उनको मेंस देना है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ बार अच्छे आंसर्स की कॉपियाँ उसमें डाल दी जाएंगी और गेस्ट क्वेश्चन डालता है कि उनको मदद मिल सके। और जब कई बार ओपन लेक्चर होगा अच्छे स्टूडेंट्स के, टॉपर्स के, तो उनसे गाइडेंस मिल जाएगा। और ये मैटर करता है, किसी के कहने से नहीं। हमेशा हम लोग भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में रामजस से पढ़े, अच्छा गाइडेंस मिला तो टॉप किए, तो उसमें कई सीनियर्स ने मदद किया और हम लोग हमेशा उनके GNU भी एंट्रेंस में टॉप सेकेंड रैंक लाया था, वो भी कुछ फेथ पे ही आया था। तो गाइडेंस मैटर करता है। कई लोग फ्रस्ट्रेशन में गाली देते हैं सीनियर्स को, टीचर्स को, तो उनकी अपनी दुनिया है, उसमें मुझे कोई बोलना नहीं है, अवॉइड करना भी सीख। फिर भी कई बार बुलाया जाता है क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उनको सलाह देना ज़रूरी होता है। खूब शुभकामनाएं, आप इसी में बिजी रहें फिलहाल। तो इसमें मैं बोलूँगा कि वो नंबर मैं व्हाट्सएप ग्रुप एक बना दूंगा जिन लोग को मेंस देना है, जिसके तहत वो उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और कई बार जूम ऐप का भी क्लास चलेगा, जो अच्छे रैंकर्स हैं उनसे आपको मदद मिलेगी। आप जुड़िए, नहीं जुड़िए आपका मर्जी है, तो उससे उनको मदद मिलेगी। करंट की बात मैं करूं, इंटरनेशनल करंट पे एक मैंने ग्रुप दोस्तों डाला था, जनवरी तक का करंट का एक पेज हम डाले हुए हैं। आप फेसबुक पे जाइएगा, CME पटना फैमिली वाले या मिशन BPSC में भी हमने एक पूरा लिस्ट बना रखा है कि कौन कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है। 4 बिंदुओं पर है दोस्तों। एक है इंडेक्स पर, जैसे BPSC लगातार पिछले 2 बार से इंडेक्स को पूछ रहा है और इंडेक्स को बड़ा डिटेल बनाया है। PT में लोग कम पढ़ते हैं कि इंडिया का क्या पोजीशन है, क्या क्या उसकी मानकता है, लेकिन आपको इसके बाद से देखने को मिले हैं क्या, पिछले बार आपका करंट और हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिले थे सर। चलिए, थैंक यू अंजलि जी, धन्यवाद। तो करंट का जो टॉपिक्स है दोस्तों, मैंने उसमें टॉपिक लिस्ट डाल रखा है, आप पीछे जाइएगा तो मैं फिर से आज ही डालवा दूंगा, जिसमें कि सारे जो गेस्ट क्वेश्चन है जनवरी तक के, अभी मेरा अपडेट हो रहा तो मैं अभी 1-2 दिन में डालने का प्रयास करूंगा। आप इंडेक्स को अच्छे से 2-3 इंडेक्स को ध्यान से पढ़ लें, जो BPSC का ट्रेंड बन रहा है उसको अच्छे से 2-3 पेज का तैयार कर लें कि जैसे कोई इंडेक्स है तो उसके क्या स्टैंडर्ड्स हैं, उस इंडेक्स का क्या रोल है, इंडिया का क्या पोजीशन है, उसके प्रॉस कॉन्स क्या हैं, कैसे सुधार कर सकता है, ये सारी बातों का इंडेक्स को थोड़ा सा ध्यान से देखें। एक दूसरा उसके बाद से दूसरी जो बात है इंडेक्स के बाद से, वो है आपका समिट्स को लेकर के, समिट्स और ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर के। चाहे समिट्स में जो भी समिट्स हुए हों, चाहे अभी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उसका क्या प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर में क्या उसका रोल है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, उसको देखें। और नंबर 3 जो बात है वो है आपका इंडिया और नेबरहुड का संबंध में। अब जैसे अभी मोदी जी की विजिट चली है, वो भी ध्यान देना है। बंगाल चुनाव से भी आप देख सकते हैं, चाहे तीस्ता रिवर वाला विवाद और कई सारे इशूज है। तो जो इंडिया का जो नेबरहुड वाले में हाल के परिवर्तन 6 महीना का, उसको देखते हुए जब भी आप संबंधों को देखें तो करंट की घटनाओं को पहले कोट करें। एक नंबर 2, कोई भी 2 देशों का संबंध 3 बातों पे चलता है, दोनों की भौगोलिक स्थितियां, दोनों का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और दोनों का जो करंट की चीजें हैं। तो लिखते समय पहले करंट के इशू 1, नंबर 2 भूगोल की परिस्थितियां, नंबर 3 ऐतिहासिक बातें, फिर दोनों में विवाद के क्या बिंदु हैं, फिर सहयोग की क्या संभावनाएं हैं जिसका दोनों के लिए जुड़ाव, जैसे इंडिया बांग्लादेश है
तो क्या करंट में घटा, भूगोल क्या है, बैकग्राउंड क्या है, चाहे भारत के जो बांग्लादेश के निर्माण से खतर से जुड़ा हुआ है, फिर विवाद के क्या बिंदु है, सहयोग के क्या बिंदु हैं, दोनों के बेहतर संबंधों का भारत बांग्लादेश से क्या जुड़ाव है, दोनों के बेहतर संबंधों का दक्षिण एशिया से क्या है, एशिया का जो सदी कहते हैं 21st उससे क्या जुड़ाव है, वर्ल्ड ऑर्डर जो विश्व व्यवस्था उससे क्या जुड़ाव है, हर एंगल से दोस्तों देखें। चूंकि जब अगर 48वीं 52वीं या का एक बार जब मॉडल आंसर जब आया था मार्केट में, तो उसमें देखें हम लोग के समय में 2000 का जो यूपीएससी का मॉडल आंसर था वो देखने को मौका मिला, जब हम लोग दिल्ली में रहते थे। तो उससे मैंने पाया था कि आईआर का एक मॉडल आंसर होता है, उसी को लिखने का लोग प्रयास करते हैं, उससे फायदा दोस्तों होता है। फिलहाल तो करंट में जो टॉपिक्स हैं वो फेसबुक पे हम लोग डाले हुए थे जनवरी तक का, आप देख सकते हैं। और वो 4 बिंदु पे था, इंडेक्स वाला, समिट वाला, इंडिया का नेबरहुड से संबंध वाला, और चौथा जो है ग्लोबल जो घटनाएं हैं। 56-59 से मैं यहाँ पे पटना में पढ़ा रहा हूँ। 56-59 मुझे याद है, वहाँ पे नया टोला में हम लोग एक आस्था की टीम आई थी दिल्ली से, साथ पढ़ाने आए थे। बाद में 60 से 62वीं में भी हम लोग वहीं नया टोला पढ़ाते थे, अब तो बोर्डिंग रोड में आ गए। तो उसमें हमने पाया था कि बीपीएससी का प्रिडिक्टेबल होता है, अगर आप 10-12 टॉपिक्स को अच्छे से करके जाए तो लगभग आपको आ जाएगा। हालांकि कई बार 3 नहीं आएगा, 1-1.5 आएगा, 2 भी आ सकता है, लेकिन आप कुछ को अगर तैयार कर लेते हैं 10-12 टॉपिक, तो उस समय लिखते समय आपका हाथ खुला रहता है। करंट में ऐसे बना के लिखना है, एक दो आपने अच्छा से लिख लिया तो एक को आप मैनेज कर ले आते हैं। तो मैं कहूँगा कि इंडेक्स पे 2 या 3 टॉपिक ही बनेंगे, उसको आप तैयार कर लेंगे, उसका मैं लिस्ट डाल दूंगा, कुछ जनवरी तक का डाला हुआ है। नंबर 2, सम्मेलन में भी 2-3 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसका संगठन आधारित जो हाल के सम्मेलन की क्या भूमिका है उस पर सवाल। नंबर 3, भारत का पड़ोसी देशों से जो पॉपुलर रहा है वो। नंबर 4, जो ग्लोबल इश्यूज पे सवाल, इसी पे सवाल आएगा और आप तैयार करके जाए। राष्ट्रीय करंट, पॉलिटी से जुड़ा हुआ, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ, साइंस टेक का जुड़ा हुआ, वो आप उसके पार्ट में भी दोस्तों कवर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुल मिला के सार ये है कि आप ऑप्शनल में अभी से टॉपिक्स को इधर होली में ही छाट ले, 2 दिनों में 3 दिनों में ला, उसको खूब अच्छे से तैयार कर ले, उसका अच्छा नोट्स खरीद करके अपने बना ले और उसके सिनॉप्सिस बनाए और उसी को पढ़ करके टेस्ट दिया करें। टेस्ट जरूर दें, क्योंकि टेस्ट से बहुत फायदा होता है दोस्तों। इवैल्यूएशन कुछ कम भी हो ज़्यादा भी हो तो आप अपने से भी देख सकते हैं कि आपका सही जा रहा है कि नहीं, तो आप टेस्ट दें। हाँ, और इवैल्यूएशन में ध्यान दें। कई बार बहुत सारे ऐसे लोग ज्ञान दे देते हैं, उस पर नहीं जाए। मैं तो मानता हूँ कि जो स्टूडेंट लोग हैं तो ज़्यादा अच्छा टच में रहते हैं। मैं तो मानता हूँ कोई किसी का मॉडल आंसर हो ही नहीं सकता है, और स्टूडेंट सबसे अच्छा मॉडल आंसर है। एग्जामिनर किस पे सबसे अच्छा नंबर दे रहा है, नो वन नोज। तो आप अपने से भी टेस्ट की कॉपियां चेक कर सकते हैं। हाँ, किसी से जुड़ते इसलिए है, एक दबाव रहता है कि फलाना दिन टेस्ट है तो उसी दवा में कुछ आप पढ़ लेते हैं, तो आपको ये फायदा रहेगा फ्रेंड्स। तो आप सबसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आप टेस्ट ज्वाइन कर ले, कहीं पर भी अपने से भी नहीं तो आप करें, पर अपने में थोड़ा आलस बढ़ता है। और डीआई के लिए भी आप ग्रुप्स में जुड़ जाए। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एक डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ग्रुप है, उसमें हर दिन नहीं हो पाया लेकिन 1-2 दिन पे चलते रहता है। कुछ लोग सिलेक्टेड लोग हैं जिसको चलाते हैं, वो सबके लिए लगभग ओपन करते। पिछली बार कोरोना में हमने ओपन कर रखा था और सबको हेल्प किए थे। बाद में थोड़ा सा कम हो, एग्जाम का डेट बढ़ते गया, तो इस बार फिर शुरू कर रहे हैं। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ग्रुप है, जिसमें एक क्वेश्चन दे देते हैं, एक कभी सेट डीआई का दे देते हैं, उसको आप बनाते रहें। और अच्छे लोग के ग्रुप में दूसरे के आंसर्स को भी आप पढ़ते हैं, उससे बहुत चीज सीखने का मौका मिलता है। याद रखिएगा, अच्छे सर्किल से बड़ा फायदा होता है। अब हम लोग क्या 64th में लगभग 1200 से प्लस लोग इंटरव्यू दिए। अब उनके ग्रुप से भी कुछ लोग सीखते हैं कि कहाँ पर कौन सा चल रहा है। अब मेंस में भी, इस क्राइसिस में भी अभी तक लगभग 170-72 लोग का लिस्ट है जिसका जो लोग एग्जाम दे रहे हैं। बाद में फ्रेंड्स कट गया था, माफी चाहूंगा अचानक किसी कारण से। क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? क्या आपको आवाज आ रही है? हाँ, चलिए, प्रोबेबली आवाज आनी चाहिए। और फाइनली मैं थोड़ा सा कंक्लूड दोस्तों कर लूं। दोस्तों आवाज आ रही है?
दोस्तों माफी चाहूंगा, थोड़ा सा कट गया था। फाइनली कंक्लूड करें, अभी जो समय है उसमें सबको रोहन जी धन्यवाद। सबसे पहली बात कि हम सब ने जो भी घर चर्चा किया उसका उद्देश्य था कि आप अभी से ऑप्शनल के गेस्ट क्वेश्चंस बना लें, उस पर भरपूर राइटिंग प्रैक्टिस करें, जहां पे भी करना हो आप करें। आप अपने पे भरोसा रखें, कुछ टॉपिक्स को बहुत बेहतर से करें जो कि एक ट्रेंड बनता है, उसके सिनॉप्सिस बना लें, क्योंकि वही 1.5 दिन में आप उसको दोहरा सकते हैं एग्जाम के समय में। जो आपका 5, 6, 8 डे जो डेट दोस्तों आया है, तो ऑप्शनल में ही काम करें, लास्ट ईयर पेपर बेस्ड। जीएस में मैंने आपको डिटेल में बताया कि आप अब बुक पढ़ने का समय नहीं है, नोट्स पढ़ने का समय है। तो नोट्स में आप हिस्ट्री पॉलिटी को एक कैटेगरी में बांटे, इसमें मैंने आपको गेस्ट क्वेश्चन बताया, ये रिकॉर्ड करके आपके मिशन बीपीएस वाले लोग डाल भी देंगे जिनका छूटा हुआ हो। जी रोहन जी, मैं इंग्लिश में जरूर बात करूंगा, शॉर्ट अभी तुरंत बोलूंगा कि इंग्लिश में भी सारी व्यवस्थाएं हैं और हम लोग प्रोवाइड भी करेंगे। तो सबसे पहली बात कि हिस्ट्री पॉलिटी को आप कैटेगरी 1 बांटे, 6 क्वेश्चन को पूरा, उसका फॉर्मूला है रटो और छापो। अगर आपको खूब अच्छे मार्क्स लाने हैं, जम के रटिए और जम के छापिए। जो मैंने आपको क्वेश्चंस बोले हैं, मैंने पॉलिटी में बोला और हिस्ट्री में बोला है, उसको प्लीज ध्यान दें और उसके अलावा सब पढ़ के जाए, पर उसको बढ़िया से तैयार कर ले। नंबर 2 मैंने बोला इसी की जस्ट बात से कि आपका डीआई है 53वीं से 56वीं तक पेपर को बनाएं, अच्छे जो टेस्ट प्रैक्टिस उसको बनाएं और अपने आप को बिना निराश किए हुए आप सेलेक्टेड करके उसी को बार बार बनाएं। ज्यादा फिर तनाव ना ले कि हमारा डीआई नहीं बन रहा है। दोस्तों 4 में से सबसे पहले चुन ले कि डीआई में आप कौन कौन सा 4 में से 1 बना सकते हैं या 2 बना सकते हैं। फिर आप देखिए कि इस 4 में के अंदर में जो 4 पार्ट हैं उसमें से किस में बना सकते हैं, और आप जाएं, विश्वास रखिए कि कॉमन आदमी भी चाहे तो एक क्वेश्चन का 3 और एक क्वेश्चन का 2 बना लेता है, तो लगभग 1.25 क्वेश्चन उसका हो गया। थोड़ा सा ध्यान देने पे आप 1.5 तक पहुंच सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें, आपको बड़ी दोस्तों मदद मिलेगी। मैं सबको कहूंगा कि कुछ अद्भुत ना करें डीआई के लिए। ये नहीं कि अचानक डर कि 72 नंबर नहीं है तो जीवन खत्म, ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग 72 में 60 ला के, 62 ला के, 65, यहाँ तक कि 50 ला के फाइनल सिलेक्ट हुए हैं। बस आप स्मार्ट वर्क करें, कहां पर टारगेट करना है। मैंने हिस्ट्री पॉलिटी बोला कि जैसे गेस्ट क्वेश्चन को बार बार, वैसे डीआई में भी अपने एरिया को बार बार, चाहे वो औसत वाला हो, अनुपात वाला हो, परसेंटेज वाला हो, डेटा का जो ग्राफ्स पे एनालिसिस हो, टिपिकल वाले में छोड़ के चले, जो कर सकते उस पर काम करें। देन मैंने आपको करंट के लिए बोला कि इंटरनेशनल करंट को एक तरफ और नेशनल करंट को आप पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस से जोड़ करके देखें। फिर मैंने पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस में बताया, खासकर ज्योग्राफी में, कि आप नेशनल इशू, बिहार का भूगोल को, इंडिया के भूगोल में जो है उसको पढ़े, खासकर जो भारत का विभाजन वाला सवाल है, मॉनसून का है, जल संसाधन पर है, नदी आपका मिट्टी पर है, वन पर है, जो 11, 12 एनसीईआरटी पर बेस्ड है, उसी पर ध्यान दे। वही दोस्तों काफी आपको रहेगा। नंबर 2 इकोनॉमी में आप पाएंगे, इकोनॉमी मैंने बोला जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी, आयोजन, आपका एग्रीकल्चर, विशेषकर निर्धनता, बेरोजगारी इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या भी महत्वपूर्ण है, और प्लानिंग और एग्रीकल्चर पे लगातार हर बार सवाल पूछ रहा है, उसको आप हर लेवल पे दोस्तों पढ़ें। जैसे आप एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो मैंने कहा भी था जो डिटेल चर्चाओं में कि एकदम शुरू से जितने आस्पेक्ट होता है उसको क्रम वाइज, कि ओवरऑल की उसकी प्रकृति क्या है, फिर उसके समस्या, उपाय और कार्यक्रम क्या है, उपाय में 2 गुना या जो भी चीजें हैं, फिर आप उत्पादकता की बात करें, देन आप हरित क्रांति की बात करें, सब्सिडी की बात करें, उसी में आप पाएंगे कि आप मार्केटिंग की बात करें, फूड सिक्योरिटी की बात करें, मतलब आप 8-10 टॉपिक उसको अच्छे से तैयार कर लें और उसी पर घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है, और इसको ध्यान दें। साइंस टेक मैंने बोला, पर्यावरण, ऊर्जा इस बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोटेक 3rd इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप स्पेस, आईटी को भी हल्का फुल्का देख करके जाएंगे। फ्रेंड्स, ये बातें थी। फिलहाल मैं कहूंगा कि ऑप्शनल में आप नोट्स को ही रिलाई करें। जीएस में भी नोट्स पढ़ने का समय है, अब किताब पढ़ने का समय नहीं है। आप नोट्स बनाएं। आपके पास टेबल पर क्या क्या होना चाहिए मैं बोलना चाहूंगा। सुबह सुबह से आप अपने ऑप्शनल को पहले पढ़ें, फिर हिस्ट्री पॉलिटी को पढ़ें, दोपहर से लेकर शाम तक करंट ओरिएंटेड चीजें पढ़ें, रात के समय में डीआई की प्रैक्टिस करें। आप प्रैक्टिस पे दोस्तों खूब ध्यान दें कि क्या क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट। तो प्रैक्टिस में आप किन्हीं का भी जिनका अच्छा आपको टेस्ट का प्रैक्टिस है उनको ज्वाइन कर लें।
बस ये ध्यान दे कि ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा सलाह ना दे दे। जैसे मैं हमेशा कमेंट करता हूँ कि कई बार आपको वो लोग मॉक ले रहे होते हैं जिनको खुद कभी मॉक देने का अनुभव नहीं है, या तो ये सब ध्यान दे। उनसे कुछ आइडियोलॉजिकल वर्ड ही पूछ दिया गया कि कम्युनलिज्म, सोशलिज्म और मार्क्सिज्म में क्या अंतर बुझाया गया इनको करके, तो ये भी ध्यान दे। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा चीज़ समझ में आ गया कि उल्टा आपको समझ में आ गया, तो ये भी ध्यान रखें, क्योंकि आप देख ही रहोगे लेवल कितना बदल रहा है। और खूब कट जाए, ज़्यादा सोशल मीडिया का उतना ही प्रयोग कि कुछ सूचनाएं मिले, और जम के पढ़ाई पर ध्यान एकदम बंध जाए 2-2.5 महीने के लिए, क्योंकि आप रिजल्ट अच्छा कहेंगे तो आपको सब लोग सलाम करेंगे। इसमें 900 नंबर का दोस्तों एग्जाम है, इस पर कोई नहीं लड़ाई कि आपका हो गया किसी का नहीं हुआ, उससे लड़ रहे कि नहीं हम ईमानदारी से हुआ है, औरंगाबाद में लिख नहीं हुआ, इससे कोई मतलब नहीं, लिख हुआ होगा। अब उस पर जांच का काम दूसरे आयोग अन्य का है, उस पर दबाव बनाना, कोर्ट जाना, उस पर आप न पढ़े, आप अपनी पढ़ाई पर करें। मेरी भूमिका है एक टीचर की भूमिका, सहानुभूति जरूर होगी कि चीज़ें बहुत कम आती, और लड़कों को अपने जो कुछ अपना रोल प्ले करना था। आपका काम 2-2.5 महीनों के लिए है। मैं एक वाकया दोस्तों बोलना चाहूँ, मुझे अच्छे से याद है, 2003 का मुख्य परीक्षा था, जेएनयू कैंपस में, मैं झेलम हॉस्टल में रहता था दोस्तों। मेरे पीछे झेलम लॉन हुआ करता है, इधर गंगा हॉस्टल है, वहाँ नदियों के नाम पर दोस्तों हॉस्टल होते हैं। उस समय में हमारे मेंस के शायद एक दिन पहले भारतीय हॉकी टीम शायद एशिया कप जीती थी, उसका फेलिसिटेशन या अभिनंदन समारोह था। हम लोग वही हड़बड़ाहट में था, 2 मिनट देख के चले आते हैं। मैं चला गया था, और मेरे साथ जो बच्चा था वो ज़्यादा नया लड़का था, बहुत मेहनती था, उसको हम सो कॉल्ड उसके गुरुजी माने हम गाइड करते थे। लेकिन मेरा फाइनली उस बार नहीं हुआ, और वो लड़का का मैंने पाया था कि वो लड़का आज प्रेसिडेंट भवन में, IAS नाम है पवन कुमार सेन, उसका छोटा वाला भाई नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में DCP है संजय सेन। ये कुछ लोगों में प्रचार करते, एकदम खुला प्रचार ही मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, ये सब आपके कहने से, उनकी पूरी फैमिली IAS है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मैं वहाँ पे 5-10 मिनट या 20 मिनट पुलिस स्टेशन में बर्बाद कर दिया, लेकिन वो लड़का नहीं गया, अपना बैठ के पढ़ रहा था। तो आप अपने कंसर्ट अपना काम करिए, और विश्वास रखिए जब आप मेहनत करेंगे तो कोई शक्ति आपको पास होने से नहीं रोकेगी। कितनों गलत सलत होते होंगे, पर ईमानदार लोगों की हमेशा दोस्तों पकड़ होती है, और आप अपना काम करिए। बहुत बड़ी संख्या है जो आपके पीछे चलेगी। अभी समय लगभग आपके पास अप्रैल और मई पूरा समय है, 60 दिन का समय है। 60 दिन बहुत कुछ दोस्तों कर सकते हैं, एकदम जी जान से लगिए, शानदार पढ़ाई कर सकते हैं, और बस फोकस्ड हो जाइए। 3 बातें जरूरी है, आपका आत्मविश्वास, आपकी रणनीति और मेहनत। आत्मविश्वास और मेहनत आपकी अपनी चीज है, और रणनीति के लिए आप ये सुनेंगे या जो भी सुनेंगे, जिनसे भी सुनेंगे, रणनीति में होता है पाठ्यक्रम को ध्यान देना, प्रश्न प्रवृत्ति को ध्यान देना, स्टैंडर्ड बुक्स को ध्यान देना। इन्हीं के आधार पे आपके नोट्स होने चाहिए, और मेंस के लिए उन नोट्स को थोड़ा समझना, उनको याद करना और लिखने का अभ्यास करना। आप माने ना माने, इतिहास और पॉलिटी में थोड़ा सा समझ चाहिए, रटाई खूब चाहिए। जैसे हिस्ट्री में थोड़ा सा समझ, खूब रटाई। पॉलिटी में थोड़ा समझ में क्या क्या ध्यान देना है, आप किसी टॉपिक का सैद्धांतिक पक्ष ध्यान दीजिए पॉलिटी में, फिर उसका करंट का पक्ष ध्यान दीजिए, उसी के पक्ष में ध्यान दीजिए उसका बिहार से क्या जुड़ाव है, तो आपके बहुत बेहतर आंसर्स लिखा सकते हैं उसी में। लेकिन याद की बड़ी भूमिका, पॉलिटी का एक्सपेक्टेड सवाल आता है दोस्तों, लेकिन वही बात आप इंटरनेशनल में नहीं कर सकते हैं, वही बात आप इकोनॉमिक करंट या साइंस टेक करंट में नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप रटे नहीं, बल्कि आप सिलेक्टेड टॉपिक्स को आप उसमें अंडरलाइन कर दें, टॉपिक्स को जिसको एक बार देखा हुआ हो, ताकि वहाँ पे लिखने में, क्वेश्चन को फ्रेम करने में मदद आपको मिल सके। अच्छा उत्तर कैसे लिखे भी मैंने कई बार डाल रखा है, चूँकि आप कैसे शुरुआत करो, मैंने फेसबुक डाला भी, मैं डाल भी दिया करता रहा, तो आप देख भी सकते हैं कि अच्छा उत्तर कैसे लिखें। उसमें कई अच्छे लड़कों के सलाह दिए गए हैं, कैसे आप उत्तर को सजा सकते हैं, कुछ कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर सकते हैं। ये मना है कुछ भी नहीं कर सकते, एकदम 100% कर सकते हैं, कई ऐसे प्रमाण मैं दे सकता हूँ। हाँ, उसी कलम से करें, दूसरे कलम से ना करें, कुछ आरेख उल्टा पुल्टा ओम तुम ना लिखे, या कोई भी ऐसा चीज ना लिखे धार्मिक, आप उसी कलम से लिखे, आपके बहुत बेहतर दोस्तों नंबर आएंगे, ये आप निश्चित रहें। तो मैं आप सबको कहूँगा कि आप एकदम कंसंट्रेटेड होकर के लिमिटेड पढ़ाई, 60 दिनों का रणनीति मैंने बोला कि आप अच्छा रूटीन बनाएं, टेबल पर ये बनाएं, दिन भर में कम से कम आपका समय 3 से 4 घंटा लिखने पे जाना चाहिए। शुरुआत में कम से कम 2 घंटा,
आधा से 1 घंटा DI और 1 घंटा लिखना। और आप टेस्ट जरूर दें। मेंस में आप कितनों भी पढ़ लेंगे, अगर आप लेखन अभ्यास नहीं दोस्तों करेंगे तो आपका अच्छा नंबर नहीं आएगा। ये आप निश्चित रूप से माने। आप किसी के यहाँ भी टेस्ट जोड़े, वो आपका मर्जी है, लेकिन ये जरूर मैं बोलूँगा कि आप धीरे धीरे जब लेवल बढ़ेगा, अब इंटरव्यू आप उन्हीं के यहाँ दें जहाँ पे विश्वसनीयता ज़्यादा हो। मेंस उन्हीं के यहाँ दें जिनका खुद का बढ़िया बैकग्राउंड हो। PT आप अपने बल पे भी इजीली कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, अगर आप कोई बच्चा एवरेज है तो हर पोर्शन में टाइमली पढ़ने से आदमी का रिजल्ट जल्दी आता है। अब कुछ सवाल का जवाब देके मैं बाइंड अप करूंगा दोस्तों। हम माता जी आ रहे हैं तो नहीं, चूंकि होली का समय हम लोग भी पारिवारिक आदमी, कुछ ही तो समय मिला, फिर लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो कुछ किया जाए। मैं कुछ बातें बोल दूं दोस्तों। मेंस में चर्चाएं होती रहेंगी, चूंकि अभी 1 तारीख से व्यवस्थाएं बढ़ जाएंगी। मैं सबको कहूँगा, एक हम लोग ग्रुप ऐसा बना रहे हैं जिसमें कोई हमारा कोचिंग का कोई नहीं है, लेकिन उस ग्रुप में मैं जब भी कोई सिलेक्टेड लोग का कोई क्लासेस होता है उसमें मैं लाइव करवा दूंगा। टेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मिल जाएगा, वो आपको इजी। 1-2 ग्रुप ऐसे रहेंगे जिसमें कुछ चार्जेस रहेंगे, वो कोचिंग से बात, उसमें मैं चर्चा नहीं करूँगा, पब्लिक फोरम है। और हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर अच्छा करते हैं तो ये पूरा टीम एफर्ट होता है। हम लोग भी सब जगह सब लोग के जुड़ने से काम चलता है, नहीं कि कोई हवा से सब कुछ चल जाएगा। ना तो मेरा मकान मालिक बिना रेंट का कोचिंग चलने देगा, और ना ही जो भी अच्छे अच्छे लोग बाहर से पढ़ाने आते हैं उसे। हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए बात कर दूँ दोस्तों। हम लोग जब दिल्ली में थे, जब मैं 2011-12 से आस्था में पढ़ाता था, आर कुमार सर बहुत अच्छे शिक्षक थे, और वहाँ पे तो प्योरली इंग्लिश हिंदी में पढ़ाते थे। लेकिन DU में बैकग्राउंड ठीक था, JNU में बहुत इंग्लिश का रहा। तो मैं उसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हम लोग अभी कई पार्ट पर इंग्लिश मीडियम में गाइड करते हैं, जिसमें कि आप लोग को मदद मिल सकती है। जैसे आपको मैं ऑप्शनल का तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो GS में है, GS में मैं बता दूँ फ्रैंकली कि हम लोग अपने स्तर पे हिस्ट्री में पूरी तरह से टोटल इंग्लिश के नोट्स अवेलेबल हैं, जो कि उसका स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं। करंट IR में कुछ नोट्स अवेलेबल है। DI में ऐसी इंग्लिश वाली कोई बात ही नहीं है। पेपर 2 में पॉलिटी में अराउंड 80-90% प्रेजेंटली अवेलेबल है। कुछ करंट के उसमें हम काम करें, होली के बाद हो जाएगा। इकोनॉमी में करंट इशूज हैं, उसमें बहुत नहीं है अभी, और नहीं साइंस टेक में है, लेकिन हिस्ट्री में, पॉलिटी में और कई इंपॉर्टेंट में इंग्लिश में आपको गाइडेंस मिल जाएगा, आप हेल्प ले सकते हैं। टेस्ट इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल रहता है, हर जगह कहीं भी आप दे रहे हो या कहीं पे आपको जहाँ लगे वहाँ आप दे। तो मैं यही कहूँगा कि आप उसका चुनाव कर लें। और अब मायने है कि आपको तरीके से पढ़ाई करें। बस लास्ट 2 मिनट्स मैं कुछ बोलना चाहूँगा PT के बच्चों के लिए जिनका PT नहीं हुआ है। कई कारण है, मैं उन बातों को शुरुआत में बोला था, फिर से रिपीट कर दूं कि जिन लोग के लिए PT इस बार हुआ उनके बहुत गोल्डन चांसेस, क्योंकि हाई स्कोरिंग जाने से कुछ ऐसे लोग का हुआ है जो कि PT के मास्टर हैं। लेकिन अगर आपका मेंस की अच्छी तैयारी है, अगर मेंस की तैयारी आप कर लेते हैं दोस्तों, तो आपके लिए बहुत गोल्डन चांस है कि इस 600 प्लस के संख्या में आपको रिजल्ट लाने का। और इसका उपयोग करें, क्योंकि आप पाइएगा कि जब हायर स्कोर जाता है तो मेंस वाले लोग को फायदा होता है। जिनका भी मेंस हो गया इस बार, PT के लिए क्वालिफाई हो गया, जिनका PT का कटअप बहुत हाई नहीं जाता है दोस्तों, पर वो 1-8 नंबर के अंतर से पास कर गए, तो खूब मौका अच्छा है इस बार रिजल्ट निकालने का। जिनका नहीं हुआ है उनके लिए मैं फाइनली सलाह देना चाहूँगा कि एक तो इशू है कि निराश हो जाना, पूरी व्यवस्था के प्रति बहुत सारे विरोध प्रदर्शन कर देना। 48वीं से 52वीं में 8-10 क्वेश्चन BPSC ने गलत किया था, एकदम प्रमाणिक है। पटना हाईकोर्ट से भी हारा था, दिल्ली तक मामला गया था। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा चूँकि ओपन लाइव हूँ। वो एक बार उपचुनाव में भी लड़े थे, हारे थे, और लड़कों ने उस पर आक्रोश व्यक्त किया था कि अच्छा हुआ यही बहुत मैनेज करवाया था सरकार की ओर से। जो भी मामला है उस पर मैं लंबा नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन वो आप इशारा समझ रहे होंगे। वैसे बहुत इंटेलेक्चुअल वो हैं और लॉयर रहे हैं। हारा था, लड़के हारे थे, जेन्युइन केस था। इसके बाद कई बार ऐसा केसेस हुआ, चाहे जो मानिए उसमें बच्चे हारे हैं। सलाह यही देना पड़ेगा कि आप उसको स्वीकार करें, और यह कहना कि पूरी व्यवस्था ही बदल देंगे, ये खूब शुभकामनाएं। ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, सब लोग खुश होंगे।
और लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा कि वो चीज़ें बहुत सफल आपकी नहीं हो पा रही हैं, स्टूडेंट्स का मूवमेंट, उस पर मैं निराश नहीं करूँगा। मेरी शुभकामनाएं हैं और आप ऑफ द रिकॉर्ड आए, कृष्णा मंडल में सामने मेरा ऑफिस है, मैं पूरी प्रकार का मदद करूँगा। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि 99% आप ध्यान दें कि आप उस चीज़ को स्वीकार करके आप बेहतर करें, आप स्कोर को ऊपर तक ले जाए। अभी के लड़के देख रहे हैं जो कि मेरे स्टूडेंट्स भी रहे हुए हैं, स्नेहा, ये निखिल चंद्रा दिखे या जो भी दिखे, इन लोग के भी 1-2 नंबर से पिछड़ा पीटी रुके थे। इस बार 5-6 क्वेश्चन का था आशा कि बढ़ भी सकता है, जो थोड़ा सा पेपर कुछ जगह पे मॉडरेट दिख रहा था, लेकिन अंतर कहाँ है वो देखिए ध्यान से। जैसे मैं पीटी पे थोड़ी सी बात कर दूं, 8 पार्ट, और इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मैं भी, पता कर लीजिएगा, मैं रामजस कॉलेज से पढ़ा हूं बीए हिस्ट्री, उसके बाद से जेएनयू बीच में गैप था मेरा, मैं उसमें मैं इंदिरा विहार मुखर्जी में रहता था। ये नहीं कि मैं हवा फेंक रहा हूं या कोई डर उठ जाऊंगा, अच्छा खासा पीटी पास किया हूं, एकदम आराम से डंके की चोट पे बोल रहा हूं। किसी को मन करे तो अब तो 40+ हूं, फॉर्म भरवाया, हम चलेंगे देने के लिए, नहीं 5-7 पर तो मेरा नाम भी नहीं, ये भी ध्यान दीजिएगा। यानी कि मैं इसी प्रवचन दे रहा हूँ, बहुत रफ बोलता हूँ और बोल्डली आता भी हूँ, तो आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड पूछ लीजिएगा जो मुझे जानते होंगे, तो एकदम ये बोल्डली बात करता हूँ और आराम से, नहीं सोचिए कोई अद्भुत, क्योंकि 1200 लोग का उत्तराखंड में भी रिजल्ट आया था, तो इसीलिए एकदम, हाँ आपको चुनौती स्वीकार करना होगा, ये आप मानकर चले। फिलहाल जो मुझे लगता है मैं सलाह दे सकता हूं, जो आप कर सकते हैं, जो आपके हाथ में, और दूसरा तो मौके पे बहुत बड़े नेता लोग हैं, पटना में भी बहुत सारे हर जगह नेता सब है, उससे चर्चा करिएगा। हम आ रहे बस 5 मिनट और। पीटी में आप मान लीजिए कि आप 150 क्वेश्चन जब निगेटिव नहीं है तो आपका होना चाहिए कि आप 120 या 130 के रेंज की तैयारी करें, ठीक है। हम लोग का भी 1-2 बार जो शुरुआती तैयारी, 1-2 बार नहीं हुआ था, बड़े बड़े बाबा लोग होते थे, पर बाद में जब होना शुरू तो जल्दी रुकता नहीं था। पुराने लोग गवाह होंगे जो हमको जानते भी होंगे, और हमेशा पास करते थे, बाद तक भी जब बैठ जाते थे तो पीटी रुकता नहीं था। हम मेंस में 2 ऑप्शनल थे, हिंदी मेरा मार्क्स कम है, जिस 1-2 बार कभी अच्छे आए तो उस बार कॉल आया, तो अधिकांश बार नहीं है, वो अलग बात है। और जो पढ़ाता उसमें हिंदी में नहीं पढ़ता, हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री मेरे अच्छे मार्क्स आते थे, ड्यू में मेरा 2nd रैंक था, चेक करवाइएगा जिसको चेक करवाना हो, रामजी स्कूल में टॉपर था कि नहीं था। आइए, यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि आप पीटी में 8 पार्ट है, टेक्निकली सोचिए, निगेटिव नहीं है, कहां तक आप जा सकते हैं। 3 तरह के सवाल हैं दोस्तों, बनने वाला, कंफ्यूजन वाला, नहीं बनने वाला। बनने वाले को आप देखिए तो आपको लगेगा कि हिस्ट्री का अगर 30 सवाल है तो उसमें 22, 23, 24 बनने वाले हैं, पॉलिटी के 15 है तो 12-13 बनने वाले हैं। सबका अगर आप बनने वाला जोड़िएगा तो ये आंकड़ा आता है 110 से लेकर 125 के, आप चेक कर लीजिएगा कभी भी। बनने वाला का मतलब बेसिक एनसीईआरटी बेस्ड, पॉपुलर बुक बेस्ड, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पढ़े या घटना चक्र आधारित, लगभग 110 से 125 के क्वेश्चन आएंगे, क्लियर। उसके बाद आता है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन दोस्तों क्या होता है, अगर आपका क्वेश्चन बन जाता है तो आप क्या करते हैं कि लॉट 2 में सबसे पहले आपने बनने वाला बना लिया, लॉट 2 में आप एलिमिनेट करके आंसर्स निकालते हैं। अगर आपका एक्यूरेसी रेट अच्छा है तो आपका एलिमिनेशन पावर अच्छा रहता है, जो कंफ्यूजन कम होते हैं तो उसमें से भी आपका कुछ निकल जाता है। और चूंकि निगेटिव नहीं तो कटकुट वाले से कुछ क्वेश्चन मैनेज हो जाते हैं। 10 से 20 क्वेश्चन कटकुट मतलब एकदम नहीं आने वाले होते हैं, 10-20 क्वेश्चन कंफ्यूजन वाले होते हैं, लगभग 110 से 125 क्वेश्चन बनने वाले होते हैं। अब आते हैं कैसे, 4 पार्ट प्रॉपर तैयारी वाला है और 4 पार्ट सेकेंड रेंज है। 4 पार्ट जो प्रॉपर तैयारी वाला, उसमें देखिए क्या है, हिस्ट्री, साइंस, बिहार और करंट। अब देखिए करंट की बात करें, बहुत बड़ा मगजमारी है, हम लोग भी खूब प्रचार करना पड़ता है भाई, कोचिंग है यार और प्रोफेशन है मेरा, मस्ट है। 2 तरह का मटेरियल था, एक जानबूझ के लेट से निकाला गया एग्जाम से पहले ताकि अपने नोट्स अपने बच्चों तक जाए, 4-5 दिन पहले टोटल उसमें आप चेक करिएगा, पतला सा 35 पेज था टोटल, उसमें से 18-19 सवाल थे। लेकिन एक जो मंथली निकालते थे जो न्यूज़पेपर बेस्ड था, उससे आप पाइएगा कि अभी फिर से बोला लाइव में हूं, 32-33 सवाल, पूरे बुकलेट पीडीएफ में भी है, आप देख सकते हैं, जिसको मैं मैच करना हो। 35 में से 33 सवाल, इट्स अ गुड वन। 33 सवाल वो लाइनें हैं जो कि हर वीक दिया जा रहा है, महीने पर दिया जा रहा है, ठीक है। मैंने कहा आप उसी का देखें, आप सबके पास जीके टुडे है, जागरण, बहुत सारे सोर्स आते हैं, पर बहुत ज्यादा रहता है दोस्तों। मैं कहूंगा कि आपको करंट में उस रिगरस वीकली या मंथली सोर्स से 200 यूज करना पड़ेगा, जिसमें से हमने कहा कि 35 में से 33 वाला मामला है, वो 18-20 चुटका चुटकी से नहीं काम चलेगा दोस्तों, एकदम बहुत फ्रैंकली बोल रहा हूं।
उस लेवल पे आपको जाना पड़ा। आपको करंट में भी मैंने बहुत बच्चों से बात किया है, बच्चों ने कहा कि अब वो दौर नहीं है कि 35 में से 20-22 पे आप पास करेंगे, आपको 35 में से 27, 28, 29 तक दोस्तों जाना पड़ेगा, जो आपका फाइटिंग है, खासकर जो जनरल वाले हैं या किसी भी वाले मामला है। अब इसी में मैं बात बोलूंगा कि आपको इस बात को ध्यान देना है कि करंट का आपका रेंज 28-29 वाला हो, जिसके लिए आपको क्या करना है, अपने लेवल पे डेली न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज और एडिटोरियल को देखिए और एक ऐसा सोर्स को पढ़िए, जैसे हम लोग भी अपना जो मैंने बोला हिंट में क्या प्रस्तावित ही बोल रहा हूं, आप हमारा भी देख सकते हैं, जिसमें क्या वो कोई नहीं है, बाहर आराम से उपलब्ध रहता है, कोई भी जेरॉक्स करवा ले पढ़ सकता है, जिसमें कि हम लोग PIB PRS हर सोर्स से कलेक्ट करके बनाते हैं 7 दिन वाला, उसको आप ध्यान दें। 1 उसके बाद दोस्तों जरूरत है कि करंट का उसको आप रेगुलर करिएगा तो 35 है तो इस बार 33 है, अगली बार भी देख लीजिएगा कि 90% क्वेश्चन से आएंगे। 100% नहीं बोल रहे भाई, क्वेश्चन थोड़े बना के आ रहे हैं हम 100% बोल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं कर सकता आराम से करके, हम आगे मजा शुरू ना। तो हाँ, फिर वैसे बिहार के बारे में, बिहार में 2 तरह की बात है, ट्रेडिशनल और करंट है। ट्रेडिशनल में आप ध्यान दीजिएगा कि बहुत पॉपुलर बुक्स है, कई सारे सब अच्छे में, इम्तियाज सर वाली बुक और भी बुक है, लेकिन आपको कुछ ध्यान से देखिएगा कि अपग्रेडेशन भी जरूरत है दोस्तों। अब देखिए कि बिहार का क्वेश्चन कहां से आ रहा है मॉडर्न इंडिया का रोल ऑफ बिहार इन नेशनल मूवमेंट वाले पार्ट से बाहर घुस के पूछ रहा है, थोड़ा सा आपको ज्योग्राफी इकोनॉमी पूछ रहा है जिसमें कि सर्वे की भूमिका है, और कुछ करंट की घटनाएं पूछ, बार कम पूछा है पर अगली बार फिर पूछ सकता है। तो आप 4 बात, अरे मां आ रहा है भाई, सर्वे, बजट, प्लानिंग, इन सबको ध्यान से देखना है और इसको जम के करिए, शुरू से करिए। जैसे अभी हम लोग सर्वे का काम किए हैं, करीब 70 पेज का निकाले हैं, जैसे हर बार का पिछले बिहार विशेष चेक करिएगा, यानी कि आप कहीं से पढ़िए, कई साल आता है ऐसा भी कि 4 को निकाला, टाइपिस्ट ने उसको बना दिया करके, एक होता है बना करके पढ़ करके निकालना कि कौन सा चीज कहाँ से है। तो भी आप ध्यान दीजिए किससे क्या कहना चाह रहे हैं, यानी कि कहीं से अपना कैसे PhD में कहीं से लिए टपाक से कट पे छाप दिया आराम से, लग गलो डॉक्टरेट, कैसा जेएनयू उतना नहीं होता है, अभी भी बहुत पढ़ना पड़ता है और एंट्रेंस नहीं होता है, ये भी आप हमेशा, ये मैं प्राउड टू बी ऑलवेज जेन्युइन। तो इसीलिए मैं सबको बोलूंगा कि शॉर्टकट वाली बात खत्म करिए, अपने से करिए। तो आपको शुरू से करंट को रेगुलर पढ़ना होगा, चाहे 7 दिन वाला पढ़िए या डेली पढ़िए। बिहार को भी शुरू से आप सर्वे को क्यों नहीं खत्म कर लेते हैं, बजट को क्यों नहीं खत्म करते हैं, डेली जो बिहार करंट को क्यों नहीं पढ़ते हैं, ट्रेडिशनल को भी पहले से पढ़ के पढ़िए, यानी कि लास्ट टाइम में बिहार आप पढ़िएगा। गलत तरीका दोस्तों, अगर आपको पास करना, अच्छा स्कोर करना है तो रेगुलर करंट पढ़िए। मेरा अंदाज भले ही ऐसा होगा, मैं लाइट मूड से हूं, मैं बहुत लाइट इंसान हूं, बोलने बस बोल रहा हूं कि आपको, आप अपने पे जगाइए कि करंट को शानदार शुरू से पढ़ना है, बिहार को शानदार शुरू से पढ़ना है। हिस्ट्री और साइंस है, साइंस आपका नहीं रहा है बैकग्राउंड में, तो साइंस में 9th-10th का NCERT पहले से पढ़िए। लूसेंट का साइंस हो या स्पीडी का साइंस हो या किसी का अच्छा नोट्स हो, हमारा हो या किसी और का हो, ले करके क्यों नहीं शुरू से पढ़ते हैं, फिर घटनाचक्र से क्यों नहीं बनाते हैं शुरू से। तो आप फिक्स कर ले यार, उसी को बार बार पूछा जा रहा है, हिस्ट्री ही है तो 11th-12th का चाहे NCERT हो, रामशरण शर्मा वाला, सतीश चंद्र वाला, बिपिन चंद्र वाला जो मॉडर्न इंडिया है, स्पेक्ट्रम से पढ़ते हैं, SK पांडे, तो किसी से पढ़ते हैं। मैं तो कहता हूं कि आप कोई बढ़िया नोट्स पढ़ लीजिए और घटनाचक्र को 12 बनाइए, तो आप विश्वास रखिए कि 30 में से 28 बनेगा, सोचने की क्षमताएं बनती है। तो आप फिक्स कर लीजिए अपने टेबल पे कि हमको क्या क्या लेना है। इधर आई कैटेगरी 2 पॉलिटी, कॉमन 11th-12th NCERT लक्ष्मीकांत और घटनाचक्र, ज्योग्राफी एटलस, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस या आपका नवीन राष्ट्रीय स्कूल एटलस, महेश सर वाला किताब या कोई भी नोट्स और घटनाचक्र। इकोनॉमी में PD का इकोनॉमी स्पेशल और घटनाचक्र। मेंटल एबिलिटी में लास्ट का क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस। आप, मैं कहूंगा कि आप अगर 3 काम कर लीजिए तब कुछ नहीं रोक सकता है। एक स्तर पे अपना बेसिक्स तैयार करिए, हिस्ट्री में 11th-12th का NCERT, साइंस में 9th-10th का NCERT, पॉलिटी में 11th-12th का, इकोनॉमी में 11th-12th का, ज्योग्राफी में 6th से 12th का NCERT। एक लेवल हो गया। नंबर 2 लेवल सब पर स्टैंडर्ड बुक्स, हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम का मॉडर्न इंडिया या पांडे सर, इसके कोई भी अपना। पॉलिटी में आप महेश बंडवा, आपका लक्ष्मीकांत सर वाली किताब, महेश सर वाली किताब, रमेश सिंह वाली किताब, उसके बाद या सर्वेश्वर वाली किताब, जो भी आपको मन करे। तो आप इस तरह से आपको बांट करके एक तो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स, नहीं दोनों पढ़ना हो तो कोई ऐसा नोट्स ढूंढिए जो बेसिक और स्पेशल दोनों को कवर करता है, उसको बार बार पढ़िए। कोई भी एक नोट्स, अब ये चुनना बड़ा काम है दोस्तों कि उस एक नोट्स का चुनाव कर, मैं कहता हूं सिर्फ एक नोट्स रखिए हर पार्ट में। जैसे हम कहते हैं हम लोग अपना नोट्स ले लीजिए, सीमे वाला नोट्स हो जाए या किसी का भी नोट्स हो जाए,
जो कि काम किया होगा। एक नोट्स हो गया, प्लस घटनाचर के 8 वॉल्यूम है, प्लस एक बिहार वाला तो लेना ही है, जो बिहार का सॉल्व पेपर है किसी का भी जो चैप्टर वाइज हो। अब 8 में से सब नहीं, खासकर 4, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस जरूर खरीद ले। इकोनॉमी और इन्वायरमेंट खरीद भी सकते हैं, नहीं भी खरीद सकते हैं, और 2 छोड़ सकते हैं, करंट और स्टेट स्पेशल, ये आप रख लें। एक नोट्स और घटनाचर। तीसरा, आगे संभावित सवालों के लिए ऐसा टेस्ट सीरीज जो कुछ उसके आसपास का क्वेश्चन बना सके, उसको देखिए। ये नहीं कि इतना अद्भुत सवाल पूछ दे कि वो भी आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल को हाई कर दे, या ऐसा इजी ना पूछ दे जो कि इजीली आप बन जाता हो। तो बार बार क्वेश्चंस बनाए, आपको दोस्तों बहुत फायदा करेगा। मैंने फाइनली प्रीलिम्स के लिए बोला कि आप स्ट्रेटजिक पढ़ें, शुरू से आप करंट बिहार को देखें, 4 सेशन को जम के हिस्ट्री, साइंस, करंट बिहार, और फिर 4 को भी अच्छे से। टेस्ट का मैं कहूंगा शुरुआत से, मैं तो कहता हूं अप्रैल से टेस्ट में लग जाएगा। आपको पीटी में बहुत डाउट लग रहा है, टेस्ट से दोस्तों फायदा रहेगा। ये नहीं कि टेस्ट कहीं भी जुड़ जाए। अब जिसके यहाँ जुड़ना जुड़िए, वो आपका अपना जीवन है, इसमें कोई प्रवचन नहीं देना। आपको जज करना हो जज करिए, नहीं करिए आप जानिए। रफ मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप सबसे लगभग बड़ा ही होगा, तो मैं बोल रहा हूँ आपको चुनाव इस पर करिए कि आपकी कितनों भी आत्मविश्वास हो, कितनों भी मेहनती हो, और तरीका सही नहीं तो आपका नहीं होने वाला है। क्योंकि हम लोग भी बहुत बार मेहनत करके ही जो बाल जाने दिल्ली में शुरू हुआ, जो भी चीजें रही थी, क्योंकि उस समय विकास जी ने कहा दृष्टि वाले की संजय जी आके कुछ लिखा करिए, तो अरे सीनियर है कौन सा क्या हो जाएगा। वही आदत हम लोग का भी था, ज्यादा जो डीयू का और जेएनयू का जो बाबा गरीब वाला नेचर होता है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप नहीं लिखिएगा, सीनियर को गलिएगा, तो जो करना है करिए, पर याद रखिए कि अगर आप नहीं संभलेंगे तो 67th में भी फाइट आसान नहीं मानिएगा। फाइट हमेशा होगा और घटनाएं हमेशा होगी। आपको अपने आप को इतना मजबूत दोस्तों कर लेना है कि आपका कट ऑफ से एग्जाम दे के आए तो लगे कि 115 से 120 के रेंज में, हम लोग भी देते आते थे, लगता कि अरे भाई कॉमन गलत नहीं किए हैं, लगभग हो जाएगा। नॉर्मली हमेशा लगभग हुआ। अब इसके लिए नहीं कि अभी जाकर अगले रूम से बॉक्स में पड़ा हुआ उसको लेके आऊंगा कि देखिए मेरा रहा, एकदम तैयार भी हूँ, आ जाइएगा आराम से कृष्ण के सामने में करके। बहुत रफ बोलता हूँ, माता जी हंस रहे यार यहाँ पे। तो बस मैं ये बोलूंगा आपको, इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कॉन्फिडेंट रहिए, आत्मविश्वासी बनिए, आगे देखिए, आंखें आगे की ओर दी गई हैं कि आगे का सोचिए कि इस महीने अप्रैल में अगर ऑडिटर का एग्जाम है तो उसमें शानदार करेंगे, आगे 67वें उसमें शानदार करेंगे, जो भी एग्जाम्स आएंगे उसको शानदार करेंगे। ये जज्बा लेके चलिए और देखिए आपका शानदार जाता है। यह नहीं कि पीछे की बात हो, वो आपके सिर्फ समय की दोस्तों बर्बादी है। आप सिर्फ आगे का सोच सकते हैं और विश्वास रखिए आप बहुत अच्छा करेंगे। दोस्तों पूरी मिशन बीपीएससी टीम जिसने मुझे मौका दिया उसका आभारी हूं, राहुल जी और सब लोग उनके सदस्यगण सबका आभारी हूं। वो सारे लोगों का भी आभारी हूं जिसने मुझे पटना में आने पर बहुत मौका दिया। कुछ लोग आलोचनाएं करते हैं, वो करते रहें, उनके प्रति खूब शुभकामनाएं। कई सारे तो मेरे स्टूडेंट ही सब हैं और खूब शुभकामनाएं। लेकिन बस ये बोलूंगा कि अगर कई बार कुछ कोई कर रहा हो तो कुछ वो कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसकी एकदम आलोचनाएं करिए, पर कुछ अच्छी बातों की सकारात्मकता को आगे भी बढ़ाइए। जैसे आपके बीच फेसबुक के लिए प्रबंधन राहुल जी ने किया और सब व्यवस्था ने किया, तो उनके लिए भी आप आभार व्यक्त करिए। कई बार मैं सूचना दिया था कि रिजल्ट आया तो उस दिन बहुत लोगों ने मुझे गाली दिया कि ये फ्रॉडगिरी कर रहा है कि इस दिन रिजल्ट आ रहा है। अरे भाई आप उसको मत देखिए, वो सूचना सही थी, रिजल्ट आ रहा है। अभी कुछ मैंने बताया 5, 6, 8 गलत, तो ये सब बातों में नहीं रहे दोस्तों, इससे कुछ नहीं मिलता है। मैंने कुछ बताया तो उसकी सकारात्मक पहलू पे जाइए। मुझे इसलिए कोई ये नहीं मिला है और इतना मुझे लोग जानता है कि अपना आराम से काम कर सकता हूं। तो प्लीज दोस्तों, मैं ये आप उस मिट्टी के हैं जिसमें गौतम बुद्ध और महावीर की भूमि है। हम इसी चीजों से दूर हट सके। हम एक बिहार को अच्छा बनाने के लिए हम सबकी भागीदारी चाहिए। और मैं मानता हूं कि बहुत सारे बच्चे बहुत दिल से अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। मैं हमेशा अप्रिशिएट दोस्तों करता हूं, चाहे वो जो भी अच्छे टीचर्स हैं, सभी टीचरों का मेरा पूरा विनम्र अभिवादन रहता है। और जो भी चीज़ अच्छी लिखी जाती है मैंने हमेशा उन सबको अप्रिशिएट किया है और कभी मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं रहता उनके प्रति एक शब्द भी बोल सकूं। हाँ, गलत लोगों के प्रति मैं उसी आक्रामकता से सामने आता हूं, मैं डरता उड़ता नहीं हूं। अच्छी खासी पकड़ है, बस वो सामने आए
तो मैं उनकी भी व्यवस्था बहुत अच्छे सपरिवार उनकी व्यवस्था कर, जिस प्रकार से उन्होंने बेइज्जती का संस्कार सीखा है। तो बस ये बोलूंगा कि अच्छे संस्कारों में आए, सकारात्मक बातों को सोचे, उसके साथ आगे बढ़े। दोस्तों, आप अच्छी पढ़ाई करेंगे तो एक दिन आपका जरूर होगा। आप 3 बातें ध्यान दीजिए, हमेशा आत्मविश्वासी बने कि हम जरूर बनेंगे। हम उस अपने उन माता पिता से आए हैं कि हमें उसको वो चीज सम्मान देना है जिसकी वो आशाएं करते हैं। हम सीनियर टीचर्स को भी उसी में रखेंगे कि वो भी बहुत दिल से करता है, और दिल से बात करनी भी चाहिए, क्योंकि यहां से नहीं यहां से निकलना चाहिए। उसी में आदमी गुस्साता भी है, नहीं तो आदमी कम गुस्साएगा। तो एकदम सफलता मिलेगा। आप एकदम आगे को सोचिए, कल सुबह से सोचिए कि मुझे निकालना है, और 67 जरूर होगा, सारे एग्जाम जरूर होंगे, और जो चीजें उसको चलने दीजिए। आप बस एक काम करिए कि जब एग्जाम दे कि इतनी अच्छी तैयार कर लीजिए कि 10 क्वेश्चन प्लस में रहेगा। 5 को बीपीएससी घटाया, उसको हम गिफ्ट कर दिए, तब भी हमारा 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में हो जाएगा। ऐसे कई लड़कों ने किया था और उनका दोस्तों रिजल्ट आया। दोस्तों, आप भी वो काम क्यों नहीं करते? आखिरकार 9000 रिजल्ट तो आया है, कई लोग के तो हुए हैं। मैं मानता हूं कुछ गलतियां हो सकती हैं, होंगी भी, पर हम उसके वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में दोस्तों मेहनत करना है। हम मेहनत कर सकते हैं। हम टीचर हैं, तो आज होलिका दहन, उस दिन को भी छुट्टी था, हम खाना नहीं खाए, तब भी अपना कहे कि नहीं ऐसा था, कुछ देरी हो गई कि कुछ करना है। कल भी मैंने एक वीडियो डाला, बहुत अच्छा, करीब 55-56 उसको देखे, कि बिफोर प्री सीमी पटना के चैनल पर हमने डाला था वो है। अभी 1-2 दिन बाद संजीव सज्जन जी और कई जो है सब लोग लाइव से बहुत बच्चों को गाइड करने वाले हैं। उद्देश्य है कि शायद कुछ अच्छा हो सके। जो हम लोग को बिहार में रहना है, मूलतः हम लोग बिहारी हैं और गर्व से कहते हैं हम लोग बिहारी हैं। दिल्ली, इलाहाबाद, जयपुर, बिलासपुर, बहुत जगह पढ़ा, लेकिन नया पैदा हुए अभी पटना में है, 2007-8 से पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो सम्मान अपने मिट्टी में काम करने का है वो यहीं पर है। हम मानते हैं कि हमारी वर्तमान सरकार की कई अच्छाइयाँ हुई, पर शिक्षा के क्षेत्र में कई सारी चीज़ों में बहुत सारे प्रॉब्लम रहे हैं, बहुत सुधार की आवश्यकता है। पर हमको इसी माटी में दोस्तों रहना है, हम लोग सबको मिलकर सुधार करना है, हम लोग को आगे बढ़ना है और उस सबको मिल के काम करना है। फिर से काफ़ी लंबा समय आप लोगों ने ले लिया, 2 पार्ट में वीडियो रहे, और कुछ मैंने मेंस पे कुछ बातें बताया। आगे मैं फिर से रिपीट कर दूं, जिन बच्चों का प्रीलिम्स हुआ है, अगर उनको किसी सहयोग की आवश्यकता हो तो आप अपना नेम, आप अपना रोल नंबर, आप अपना ऑप्शनल लिख करके 8292782228 पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। मैं उसमें ग्रुप में जरूर जुड़वा दूंगा, जिस ग्रुप में आपको सारे मेंस देने वाले बच्चे हैं। बहुत बड़ी संख्या में सीएमई में लगभग 3रा ग्रुप बन चुका है, अभी आज सुबह से उसमें 50-60 बच्चे हो गए होंगे। तो सारे ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं, और उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस, कुछ अच्छे लोग के डिस्कशन सब मिलते रहेंगे, कुछ हम लोग मदद कर पाएंगे। कई सारे और भी चीज़ें हैं, वो आप सीएमई के नंबर बात करें, जो उसके लिए फोरम नहीं है जिसमें मैं बोलूँ। पर ऑब्वियसली है, हम अपनी बात बता सकते हैं, कमियां भी रहेंगी, पर पूरा प्रयास रहेगा। दोस्तों, आप सबका हृदय से आभार जो आप सबने समय दिया, और पूरी मिशन बीपीएससी टीम को भी आभार जिसने मुझे एक मौका दिया, और खूब शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं फिर से कहूँगा कि आत्मविश्वासी बनिए और मेहनत करिए, आपको जरूर सफलताएं प्राप्त होगी। और कई ऐसे उदाहरण हैं, सब लोग असफलता से ही सफलता की ओर आते हैं। कभी मन को निराश न करें, और अगर आप तो आप सॉरी चदर हटाया है, तो मैं ये बोलूँगा कि फिर से होली की शुभकामनाएं। होली को एंजॉय करिए, सब रंगों का त्यौहार है, खुश रहे, और ये सब जीवन के पार्ट हैं। रंगन होली भी खेले, और सबका उतार चढ़ाव चलता है। हम लोग भी बहुत बार कई बार दुखी होते थे कि पॉइंट से प्रोफेसरी भी नहीं मिला, 7 नंबर से यूपीएससी छूटा, पर दौर बदलता है। सबसे बड़ा हथियार है आपका मेहनत करने की क्षमताएं। मेहनत करिए, रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। निगेटिव बातों से दूर रहिए, सकारात्मक सोचिए, आत्मविश्वासी बनिए कि संघर्ष करना है, और देखिएगा यही संघर्ष आपको आगे बढ़ा देगा। आपके संघर्ष की जो भी रास्ता उसको बहुत सलाम, शुभकामनाएं, और जम के पढ़िए। खूब शुभकामनाएं दोस्तों, धन्यवाद।